आज जीके जीएस का सबसे पहला चैप्टर और सबसे पहला दिन है, ठीक है। तो जिसमें आज हम लोग सेल पढ़ेंगे। पहला चैप्टर बायोलॉजी, दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं, फिर भी उसी को पढ़ाएंगे। एक इंजीनियर होते हुए भी बायोलॉजी पढ़ाना पड़ रहा है। क्या दिन देखने को मिल रहा है भगवान। कोई नहीं, कराएंगे। आपको अगर पढ़ना है बायोलॉजी क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ यहाँ पूरा बेसिक से लेके पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। सारा का सारा सिलेबस, सबका सब तो बेसिक्स ही है ना। रेलवे का, एसएससी का, जितना भी एग्जाम में आता है मोस्टली सारा का सारा बेसिक्स ही रहता है। एसएससी में थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता है, बट करीब करीब सब बेसिक्स रहता है, ठीक है। आपका वही 9-10 का ही सारा का सारा सिलेबस आता है मोस्टली। उससे एक्स्ट्रा भी आता है, खाली 9-10 को लेके मत बैठ जाना, ठीक है। कोई नहीं, आप वो सब चीज का, उन सभी चीजों का चिंता छोड़ दो, केवल इस वीडियोस पे ध्यान दो। सारा का सारा यहाँ पर टॉपिक कवर होगा, सारा का सारा सिलेबस कवर होगा। खाली इतना ही पढ़ना है आपको। इतना क्या, बहुत पढ़ना है यार, लेकिन फिर भी जितना भी पढ़ना है इधर मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, जितना पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, ठीक है। इतना है कि जितना भी जीके जीएस का जितना बड़ा सिलेबस है, सारा का सारा सिलेबस मैं यहाँ कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो कोई बैच का जरूरत नहीं, कोई पैसे का जरूरत नहीं, सब फ्री है, ठीक है। आराम से पढ़ो, जितना मूड है पढ़ो, नहीं मूड है घूमो फिरो ऐश करो, और क्या, ठीक है। तो आज सबसे पहला दिन है और आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर, जिसमें सबसे पहले बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कौन सा कलर चूज करें आज? पिंक लेते हैं, ठीक है। तो सेल का मुन्ना का होता है सेल, है वही जिससे हर चीज बना है। हर चीज नहीं, हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, ठीक है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बना हुआ है वो सेल से बना हुआ है। अब बोलोगे डेड सेल्स भी तो होते हैं, है ना, प्लांट्स वगैरह में डेड सेल्स होते हैं। हाँ, वो सेल्स भी होते हैं, लेकिन डेड ऑर्गेनिजम्स नहीं होते ना, है ना। सेल्स डेड होते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब के सब सेल से बने होते हैं। इसलिए सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। पढ़ेंगे सारा का सारा, डोंट वरी। तो सबसे पहले सेलवा क्या होता है? सेल होता है, सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट मतलब समझ रहे हो, सबसे पहला, एक सबसे स्टार्टिंग वाला, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल भी वही है और फंक्शनल भी वही है, ठीक है। मतलब कि सबसे छोटा, ठीक है, पार्ट जो हम लोगों का बॉडी में रहता है वो होता है सेल, स्ट्रक्चरल सबसे पहला। और सबसे मतलब फंक्शनल यूनिट भी है वही, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में फंक्शंस वहीं पे होता है। हर एक सेल में, एक छोटा से छोटा सेल में एक एक फंक्शन होते पूरा का पूरा बॉडी में होता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले होगा सेल में हुआ, फिर टिश्यू में हुआ, फिर ऑर्गेनिज्म में, फिर ऑर्गन्स में हुआ, फिर ऑर्गन सिस्टम में हुआ, फिर ऑर्गेनिज्म में हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेल सबसे छोटा होता है। बहुत सारे सेल्स मिलके बनते हैं तुम्हारे टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके बनते हैं तुम लोगों के ऑर्गन्स, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके बनते हैं तुम्हारे ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम, पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम एक बॉडी में फिट कर दिया जाता है और बन गया ऑर्गेनिज्म, है ना। तो वही है, तो सेल तो है ही। तो उसी के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो पढ़ना है मतलब का स्टडी करना है ना। स्टडी ऑफ सेल का बोलते हैं बेटा? स्टडी ऑफ सेल बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटो मतलब होता है सेल, लॉजी मतलब स्टडी, लॉजी पढ़ लो जी, है ना, लॉजी पढ़ लो जी, स्टडी जी। तो साइटोलॉजी, साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी, साइटोलॉजी मतलब साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, वही ना। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब ईंट एक एक ईंट को जोड़ के बनता है घर, और एक एक सेल को जोड़ के बनता है ऑर्गेनिज्म। वही तो है, लाइफ बनाता है, ठीक है। समझ में आया? स्टार्टिंग हुआ। चलो, अब सेल के बारे में पढ़ना तो है। अब सेल के बारे में पढ़ने से पहले ये तो जान लो बेटा, सेल के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, कहां से आया था, किसने बनाया था? बनाया क्या, वो तो भगवान ही बनाएगा। कहां से आएगा, वो तो भगवान के पास से ही आएगा। लेकिन सबसे पहले खोजा कौन था? ये देख रहे हो, ये प्राणी है रॉबर्ट हुक, है ना। पगला था साला, बहुत पगला था। ये क्या कर रहा था? इसके पास एक हुक रहता था, ऐसे याद रख लेना, ठीक है, हुक, इसीलिए इसका नाम है रॉबर्ट हुक। हुक जानते हो ना, ऐसा करके रहता है एक, है ना, ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा एक हुक रहता है, मारते हैं,
बहुत जगह काम आता है, ठीक है। तो ये एक हुक लेके घूमता रहता था और कहीं से इसको स्पॉन्सरशिप मिल गया, है ना, कोई राजा महाराजा होगा, इसको स्पॉन्सरशिप दे दिया, उस पैसे से ये एक माइक्रोस्कोप बना दिया। देख रहे हो घूर घूर के देख रहे हैं ना, माइक्रोस्कोप बना लिया। अब ये पगला हो गया, अब पगलाते पगलाते घूम रहे जहां तहां, घूम रहे जहां देख रहा है वहां हुक मार रहा है, उसमें देख रहा है, जहां हुक मार रहा है उसमें देख रहा है, वहां हुक मार रहा है उसमें देख रहा है। एक दिन क्या हुआ, ये एक पेड़ में हुक मारा तो ऐसा एक छाल निकल आया पेड़ का, है ना, छाल नहीं गया, तो अब उसमें देख रहा है माइक्रोस्कोप से, देखा तो उसमें छोटा छोटा सेल दिखा उसको, वो बोला छोटा छोटा रूम दिखा उसको, ठीक है। तो अब बोला ये क्या है मुन्ना, सबसे छोटा पार्ट, मतलब माइक्रोस्कोप उस नया नया बना था ना, सबसे छोटा चीज उसमें दिख रहा था, तो उसको ये दिखा छोटा छोटा, ठीक है। उसको ये नाम दिया स्मॉल रूम जैसा दिख रहा था ना, स्मॉल रूम नाम दिया। क्यों? क्योंकि वो हनीकॉम जैसा दिख रहा था। हनीकॉम मतलब जानते हो ना, मधुमक्खी का छत्ता जैसा दिख रहा था। मधुमक्खी के छत्ता में छोटा छोटा रूम रहता है, कंपार्टमेंट रहता है, उसी का जैसा दिख रहा था। तो ये उसको नाम दिया स्मॉल रूम, स्मॉल छोटा रूम, छोटा कंपार्टमेंट नाम दिया उसका, है ना। बट ये इंडियन तो था नहीं बेटा, है ना, ये था कौन, कुछ तो लैटिन फैटिन कुछ तो होगा। क्यों? लैटिन वर्ड है इसका, ठीक है। स्मॉल रूम लैटिन वर्ड में उसका मीनिंग होता है सेल, ठीक है। अगर हम लोग यहां सेल बोलेंगे तो लैटिन वाले उसको बोलेंगे, सॉरी, हम लोग यहां पे रूम बोलेंगे तो लैटिन वाले उसको सेल बोलेंगे, ठीक है। तो स्मॉल रूम का मीनिंग ये होता है सेल, तो ये उसका नाम दे दिया सेल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया, रॉबर्ट हुक आया, वो अच्छा ये डेड सेल देखा था, ठीक है। ये डेड है ना, हम लोग को पता है ट्री के जो मतलब कि आउटर पार्ट में जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो डेड सेल्स को देखा और उसका नामकरण किया सेल, तो यहां से स्टार्ट हुआ। इसीलिए इसको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी बोलते हैं। क्या? हुक। याद रखना, एक हुक था, एक माइक्रोस्कोप था। क्या किया? पेड़ का छाल को काटा और उसमें देखा। हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर था, छोटा छोटा रूम था, जिसको हम लोग बोल दिया सेल। हम लोग ने ये बोल दिया सेल, तो हम लोग भी उसी को सेल बोल दिया, ठीक है। सेल का डिस्कवरी क्या हुआ? फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। बहुत पुराना था बेटा, 1665 ईस्वी में ये किया, ठीक है। ऑब्जर्व्ड इन कॉर्क, इसको कॉर्क बोलते हैं, है ना। कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। एक ट्री का पेड़ का छाल से, मतलब कि क्या, टहनी से निकाला, ठीक है, जो कि डेड सेल था। सेल इन लिखा हुआ है, इन हो गए, ठीक है। इन अ लैटिन वर्ड मीनिंग लिटिल रूम, ठीक है। सेल का मतलब होता है छोटा छोटा रूम, ठीक है। समझ में आया ये चीज? आगे बढ़े हम लोग, चलो। अब ये सेल तो निकाल लिया, लेकिन डेड सेल को निकाला, है ना। ये डेड सेल के बारे में बताया। तो वर्षों बीत गए, है ना। वर्षों के बाद एक और प्राणी आया जिसका नाम था एंटोनी वैन ल्यूहुक। एंटोनी वैन ल्यूहुक, ये देख रहे हो, खिलखिला के हंस रहा, भेड़ा जैसा बाल रखा हुआ, यही वो प्राणी, ठीक है। क्या किया? वो एक पॉन्ड में गया, तालाब में, है ना, तालाब में गया और वहां माइक्रोस्कोप से देखने लगा कुछ, ठीक है। तब वहां उसको तब वो डिस्कवर किया फर्स्ट लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। तालाब में, सोच लो, नहाने गया था, देख रहे हो ऐसा भेड़ा ऐसा बाल, उसको सीधा करने गया था वो, है ना। कहां? तालाब में, पॉन्ड में, तालाब में सीधा करने गया। तो वहां से माइक्रोस्कोप लेके गया था, कुछ देख रहा था वहां पे, तब उसको पता चला लिविंग सेल भी होता है, तो लिविंग सेल का डिस्कवरी कर दिया। ये कब किया? ये 1675 में, ठीक है। ये 1665 में किया था, ये 1675 में किया, एक्यूरेट 9 साल के बाद। हाँ, ये थोड़ा जल्दी कर दिया। और इसको फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी बोलते हैं बेटा, ठीक है। वो फादर ऑफ साइटोलॉजी था, ठीक है। क्यों डेड सेल निकाला था? ये फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। क्यों? ये लिविंग सेल निकाल दिया। फिर उसके वर्षों बाद ये चचा है, ये देखो, ये वाले ब्राउन रंग दे, ब्राउन चचा, भूरा, ठीक है। इसका नाम था रॉबर्ट भूरा नहीं, ब्राउन, हम लोग भूरा बोलते हैं ना उसको, ठीक है। तो रॉबर्ट भूरा 1833 में डिस्कवर किया न्यूक्लियस का इन अ सेल, मतलब कि सेल तो डिस्कवरी कर दिया, अब सेल के अंदर क्या क्या होता है वो तो बाद में पता चला, ठीक है। तो जिसमें से पहला ये न्यूक्लियस के बारे में बताया कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये दो पगले इंसान आए, है ना, जिसका नाम था स्लेडन एंड स्वॉन, ठीक है। स्लेडन एंड स्वॉन, दो पागल है 1839 में, ठीक है। अब इन दोनों बहुत मारपीट हुआ, है ना। सेल ऐसा होता है, सेल वैसा होता है, सेल ऐसे होता है, सेल वैसे होता है, बहुत मारपीट किए लोग, ठीक है। फाइनली दोनों मिलके सेल थ्योरी दे डाले, पूरा खूनम खून, है ना, बहुत मारपीट हुआ। फिर सेल थ्योरी दिए ये लोग, सेल थ्योरी दे दिए। अब उसके बाद ये प्राणी आया, ठीक है, जिसका नाम था रोडोल्फ वर्चो,
है ना, रुडोल्फ वर्चो। ये बोला ओमनीसेलुला ईसेलुला, है ना, ये बोला ओमनीसेलुला ईसेलुला। अब ये बेचारा पगला गया, ये क्या बोल रहा है मुन्ना, ये पान थूक के बात कर पापा, चचा जो भी, ठीक है। तो बोला पान थूक के बात कर, फिर भी ये बोला ओमनीसेलुला ईसेलुला। अब कुछ समझ में नहीं आया। फाइनली ये प्राणी बोला कि बेटा ओमनीसेलुला ईसेलुला का मतलब होता है कि एवरी सेल एग्जिस्टिंग, जो भी सेल एग्जिस्ट कर रहा है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आ रहा है, मतलब कि पहले जो सेल्स है उसी के थ्रू आ रहा है, ये बताया। तब ये लोगों को इसका बात समझ में आया, नहीं तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था इसका बात, ठीक है, समझ में आया। तो रुडोल्फ वर्चो क्या बोला, ओमनीसेलुला ईसेलुला मतलब सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने भी सेल्स हैं सब के सब पहले से जो सेल्स हैं उसी से बन रहे हैं, नया कोई सेल नहीं, मतलब कि अपने आप कोई सेल नहीं बनता, ठीक है, समझ में आया। चलो, अरे इसका नाम एक तो याद रख लो, पुरकिंजे, क्या नाम है छोड़ना, 1839 में सेम टाइम में, कौन सा सेम टाइम में, ये जब सेल थ्योरी निकाले थे उस समय ये पुरकिंजे नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है, इतना खाली याद रख लो, ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं इसके बारे में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सेल थ्योरी दिए स्लाइडन एंड सॉन ने, ठीक है, सेल थ्योरी में बोला क्या गया वो भी तो देखना है। सेल थ्योरी में वही बोला गया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सेल थ्योरी में बोला गया कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हुए हैं, और उसके बाद सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वही जो स्टार्टिंग में बोला गया था सेल का डेफिनेशन, सेल्स जो है स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। और तीसरा वही ओमनीसेलुला ईसेलुला जो बोला हुआ था, ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली, जितने भी सेल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग, पहले से जो सेल है उसी से आएगा, नया अपने आप नहीं बन सकता बेटा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। चलो अब ये तो सेल है, सेल थ्योरी है। अब सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल क्या होते हैं, लार्जेस्ट सेल क्या होते हैं, हमारे बॉडी में कौन कौन से सेल्स होते हैं, ये सब चीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो इस दुनिया में आए हो तो प्यार व्यार नहीं करना है, मतलब कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सेल के बारे में जानना है, ठीक है। इस दुनिया में सबसे लार्जेस्ट सेल होता है कौन सा, अंडा, ऑस्ट्रिच का अंडा, है ना। सबसे लार्जेस्ट सेल इस दुनिया में क्या होता है, ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच जानते हो ना, एक पक्षी होता है, बहुत बड़ा होता है ना, देख लेना नेट में मार के अगर नहीं देखे हो तो। स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है, उसमें क्या होता है सबसे स्मॉलेस्ट सेल। अब ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में मेल और फीमेल पे डिपेंड करता है ना। अगर मेल है तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है तुम लोगों का स्पर्म, ये देखो, ये देख ऐसा दिखता है स्पर्म, स्पर्म तो सब जानते ही होंगे, है ना। और अगर फीमेल है तो उसका सबसे बड़ा सेल होता है ओव्यूम, ठीक है, ये देखो अंडा, है ना, इसको सेक्स सेल्स भी बोलते हैं, ये मेल सेक्स सेल है, ये फीमेल सेक्स सेल है ना, ये तो जान गए। अब सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, नर्व सेल। अच्छा, अगर पूछे कोई, ऐसे तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, ऐसा पूछता नहीं है, ठीक है, अगर पूछे कोई कि सबसे लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा सेल ह्यूमन मतलब कि मेल बॉडी में कौन सा है, तो बोल सकते हो नर्व सेल है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे छोटा तो है, सबसे बड़ा तो फीमेल में चला गया, है ना, मेल में तो रहेगा नहीं ना भाई ओव्यूम। और अगर सबसे छोटा सेल फीमेल में पूछे कि सबसे छोटा सेल कौन सा है, तो बोल देना आरबीसी, है ना, रेड ब्लड सेल। चलो ये हो गया तुम लोगों का लॉन्गेस्ट सेल। अच्छा, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल्स होता है, ये जान गए। अब देखो ये होता है तुम लोगों का मसल सेल, ये ब्लड सेल्स, ये बोन सेल्स, ये सब छोटे छोटे सेल्स वगैरह सब कुछ है, ठीक है, ये फैट सेल्स है। अब ये तो हो गया। अब हम लोग जानेंगे सेल के कंपोनेंट्स के बारे में, सेल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा का पूरा पढ़ना है उसके बारे में हम लोग, ठीक है, आउटर कवरिंग होता है, ठीक है। फिर होता है सेल वॉल, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में देखा जाता है, ह्यूमन बॉडी में नहीं रहता, ठीक है ना, तो प्लांट में रहता है। साइटोप्लाज्म, ठीक है, वो आउटर कवरिंग के अंदर में रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो कि ब्रेन ऑफ द सेल होता है, ठीक है, और उसके बाद आता है सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन है, न्यूक्लियस ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत है नहीं, न्यूक्लियस भी बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल ही है, ठीक है। नेट बताता है सेल ऑर्गेनेल है, कोई बोलता है सेल ऑर्गेनेल नहीं है, सेल कंपोनेंट है वगैरह वगैरह जो भी, लेकिन सेल के अंदर में यानी कि सेल ऑर्गेनेल है, समझ गया। चलो
खत्म। कंपोनेंट के नाम पे भी पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल के नाम पे भी पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। अबे गुज्जा कहां है यार, चल साइड हो। चलो, तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे हम लोग, गोल्गी अपैरेटस पढ़ेंगे, लाइसोसोम पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, प्लास्टिड्स पढ़ेंगे और वैक्यूल्स पढ़ेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 ठो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग किससे? सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये प्लांट में भी होते हैं और ह्यूमन में भी होते हैं, ठीक है। एनिमल्स में बोल सकते हो। देखो ये है बेचारा सेल, अब उसके आउटर कवरिंग्स में देख रहे हो ये पूरा जेली जैसा जो बना हुआ है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये पूरा कवर करके रखता है, ठीक है, एक टाइप से सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है ये, ठीक है। तो देखते हैं, प्रोटेक्ट्स द सेल, बॉडीगार्ड है ना, सलमान खान बॉडीगार्ड, ठीक है। ये सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है, थिन रहता है, इलास्टिक रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, आराम से जेली जैसा आराम से घूम, अंदर तो जेली है ना, जैसा देखते हो ना आउटर लेयर में रहता है जेली का, वैसा टाइप का, ठीक है। थिन रहता है, इलास्टिक रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, आराम से ऊपर नीचे अप डाउन होते रहता है। लिविंग होता है, लिविंग क्यों होता है? क्योंकि सेमी परमेबल है, इसका मन होता है जैसा इसका मन करेगा वैसे करेगा, ऐसा नहीं कि जो तुम करोगे वैसे छोड़ देगा, ये लिविंग होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, प्रोवाइड्स डेफिनाइट शेप एंड होल्ड्स कंटेंट ऑफ सेल, ठीक है। अच्छा, इस पे एक बहुत भयानक डिबेट है ना, कि ये बेचारा सेल मेम्ब्रेन बोलता है कि मैं पूरा का पूरा कवरिंग, आउटर कवरिंग को देता हूं, मतलब क्या बोलता है इसको, डेफिनेट शेप देता हूं। सेल मेम्ब्रेन बोलता है मैं पूरा डेफिनेट शेप देता हूं। अंदर में जो साइटोप्लाज्म है बोलता है मैं डेफिनेट शेप देता हूं। और आगे एक और आएगा जिसका नाम था साइटोकाइनिन, वो भी बोलता है कि मैं देता हूं, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना जान लो कि प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप एंड होल्ड्स कंटेंट ऑफ सेल, ठीक है। डेफिनेट शेप देता है और अंदर के जितना भी कंटेंट्स को है उसको होल्ड करके रखता हुआ है, ठीक है। और प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, ये दोनों में, प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। अब इसके बारे में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में जान लो। ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। जैसे कि ये बॉडीगार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, जो भी है, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या रहता है भाई? जो मेरे को, जो इस घर के लिए जरूरत है, जो घर का आदमी है उसको आने दो, बाकी निकल, पहली फुर्सत में निकल, बोलता है ना, वही काम ये करता है, ठीक है। जिस चीज का इसको जरूरत है, मतलब कि जानता है कि हाँ ये मेरे को चाहिए, तो उसको आने देता है। बाकी बोलता है इसका जरूरत नहीं, तू निकल, तेरे को नहीं आने दूंगा, है ना। तो वही होता है, इसीलिए सिलेक्टिवली परमेबल होता है ये। सेमी परमेबल में बोला था क्या? सॉरी, गलती से हो गया होगा, अगर बोला होगा तो, नहीं बोला होगा तो ठीक है। ये होता है सिलेक्टिवली परमेबल, ठीक है। जो जरूरत है उसी को अंदर आने देगा, जो नहीं है उसको निकाल देगा, ठीक है। ओनली अलाउ सम मटेरियल्स, ठीक है। कुछ ही मटेरियल को अलाउ करता है, बाकी को नहीं करता, ठीक है। ये बना होता है पूरा का पूरा प्रोटीन और लिपिड से, ठीक है। पूरा का पूरा प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ होता है। अब फ्लेक्सिबिलिटी एनेबल्स द सेल टू एनगल्फ फूड। अब ये क्या होता है? देखो, ये अमेबा में एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। कुछ भी अगर फूड वगैरह, अमेबा जो होता है ना, देखिए ना, ऐसा उल्टी जैसा दिखता है, ऐसा करके ऐसा करके कैसा भी शेप का बन जाता है, उल्टी, है ना। वो अपना ऐसे ऐसे फ्लैजिला जैसे भी चलते रहता है, ठीक है। सामने कुछ भी दिखा यहाँ पे फूड, आहा, मुंह से ला टपका, ये ऐसा करके झेल लेगा, है ना, और अंदर ले लेगा, एंगल्फ कर लेगा, खा लेगा। इसी को बोलते हैं एनगल्फ फूड, ठीक है। चलो, ये समझ में आया तुम लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। बेटा क्या भाई हो यार तुम लोग। चलो, मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन तो पढ़ लिए, अब उसके अंदर और बाहर मटेरियल आना जाना करते हैं ना। अब कैसे करते हैं बेटा, है कैसे करेंगे? एक तो डिफ्यूजन होता है, एक होता है ऑस्मोसिस। दोनों ही काम देते हैं। यहां पर ही मोस्टली हम लोग कहां कह रहे हैं, ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ऑस्मोसिस का ही मेन काम होता है तुम लोगों का सेल के अंदर आने जाना, ठीक है। देखो, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। डिफ्यूजन का फंडा क्लियर है बाबा, कोई टेंशन नहीं। कोई भी है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मतलब जानते हो ना, बार बार आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना होते रहेगा, है ना। और कहीं से भी, कोई फिक्स नहीं है कि यहीं से जाएगा कि यहीं से जाएगा, कहीं से भी जाएगा, ठीक है। वही हो स्पॉन्टेनियस, इररेगुलर, मतलब स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होते रहता है। तब तक होते रहेगा जब तक
पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। जस्ट लाइक तुम लोग का एग्जांपल ठंडा पानी और गर्म पानी, ठीक है, एक बाल्टी ले लो ठंडा पानी का, एक बाल्टी ले लो गर्म पानी का। अब एक मग ले लो, थोड़ा सा इसमें, 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 थोड़ा सा इसमें डालते रहो। एट द एंड देखना दोनों का दोनों पानी जो रहेगा बराबर टेम्परेचर का आ जाएगा, है ना, बराबर टेम्परेचर आ गया, यानी कि वो इक्विलिब्रियम में आ गया। तो वैसे ही ये डिफ्यूजन जो है सॉलिड में भी काम आता है, लिक्विड में भी काम आता है और गैस में भी काम आता है, तीनों में वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। और रेट ऑफ द डिफ्यूजन देख लो, गैसेस का सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड का सबसे ज्यादा होता है, और सॉरी उससे कम थोड़ा लिक्विड का, उससे कम थोड़ा सॉलिड का, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अच्छा गैट ब्रिक दिया, छोड़ो, लोअर थ्रो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो करीब करीब सेम ही है, छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ये जो ऑस्मोसिस है ये एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही आना जाना करता है ना। और डिफ्यूजन कहीं पे भी जा सकता है बेटा, कोई भी नॉर्मल है, जैसे कि नॉर्मल पानी और गर्म पानी ठंडा पानी, वो भी एक डिफ्यूजन ही है ना। बट ऑस्मोसिस जो है वो एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे कि तुम लोगों का सेल वॉल, सॉरी फटाका कौन फोड़ रहा है यार अभी, छोड़ो, जैसे कि तुम लोगों का सेल मेम्ब्रेन था ना, वो क्या है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, वैसे ही, ठीक है। तो ऑस्मोसिस वहां पे होता है, ठीक है। सेल ऑब्जॉर्व वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड लास्ट्स अप टू इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। यहां पे भी इक्विलिब्रियम चाहिए, ठीक है, इक्विलिब्रियम तो यहां पे भी चाहिए, ऑस्मोसिस में भी रहता है, ठीक है। और यहां पे देखो ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो कि सिलेक्टिवली भी होता है, ठीक है। यहां जो जो चाहिए उसको हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, फिर दोनों आना जाना होते रहेंगे, ठीक है। एट द एंड जब पूरा का पूरा ये क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। अब इसके बारे में एग्जाम्पल देख लेंगे आगे हम लोग, अच्छे से समझ में आ जाएगा और, ठीक है। अच्छा ये एक तो देख लो, ये हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन से, सॉरी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर में जाता है, ठीक है, तब एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। बट अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में गया, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस का उल्टा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस, जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, ठीक है। और इसके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, इसके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा बेटा, है ना। अब चलो इसका एग्जांपल देख ले तो ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे तुम लोग। अच्छा इसके बाद डायरेक्ट आ गया क्या, इसमें भी एग्जांपल है, कोई नहीं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है तुम लोगों का किसमिस, नाम तो सुनो, किसमिस, छोटा छोटा रहता है ना, अंगूर का सूखा हुआ। तो किसमिस क्या होता है, बहुत सूखा रहता है। अब उसको पानी में भिगो दो, मैं डेली भिगोता हूं, रात में खाता हूं, सॉरी दिन में खाता हूं, रात में भिगोता हूं, है ना। तो किसमिस को जब तुम पानी में भिगोगे, मच्छर है, छोड़ो, किसमिस को जब तुम रात में पानी में भिगोगे पूरा सूखा रहता है ना, क्यों, उसके अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन जीरो तो नहीं, लेकिन बहुत कम रहता है, ना के बराबर पानी का कंसंट्रेशन किसमिस में जीरो रहता है। और ऊपर जब उसको ऊपर चारों तरफ उसका पानी भर गया, है ना, पानी में भिगो दिया ना हम लोग, चारों तरफ पानी भर गया, अब पानी अंदर बिल्कुल नहीं है और बाहर बहुत पानी है ना, तब क्या होगा, एक मिनट, क्या होगा, किसमिस जो है पानी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देगा। किसमिस का जो ऊपर का लेयर है ना, वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जैसे काम करता है, और किसमिस जो है पानी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब पानी को अब्सॉर्ब कर देगा, एट द एंड देखना पानी किसमिस के अंदर भी पानी भर जाएगा, बाहर भी पानी रहेगा, दोनों करीब करीब बराबर हो जाएंगे। और वही चीज इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक, हाइपो, है ना, ये जो है जिसका मैं एग्जांपल दिया वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मैं एग्जांपल दिया, जहां पर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। और एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जैसे कि एग्जांपल ले लो तुम्हारा वही किसमिस का पहला वाला पार्ट, जैसे कि तुम लोग का अंगूर में अंदर बहुत पानी है, अब उसको धूप में रख दो, बाहर तो पानी ही नहीं है, बाहर वाला क्या बोलेगा, मेरे को पानी चाहिए, मेरे को पानी दो, है ना, पानी चाहिए, पानी 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 करेगा। तो क्या करेगा, किसमिस अपना अंदर से पानी को इवेपोरेट करेगा धीरे 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 धीरे, सॉरी किसमिस बोल रहा हूं, तुम्हारा अंगूर है ना, ग्रेप्स, धीरे 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 पानी सोख लेगा, पानी सूख जाएगा और वो सिकुड़ के किसमिस बन जाएगा, छोटा पतला सा छोटा सा सिकुड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये है तुम लोग का। अब देखो इसी के बारे में एग्जांपल दिया मैं तुम लोगों को उसके बारे में, अब उसी के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होता है। बहुत कॉमन एग्जांपल तुम लोगों को बताता हूं, घर में रहते हो, नमक पानी देखे हो ना, नमक और पानी, ठीक है। नमक क्या है, सॉल्यूट है
है ना। और पानी क्या है, सॉल्वेंट है। याद रखना पानी जो होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में, डोंट वरी, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। बट यहां पे याद रखना पानी जो होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो उसको हमेशा सॉल्वेंट ही मानना, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होता है, हाइपरटोनिक है ना, उसमें सॉल्यूट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है, हाइपरटोनिक है ना। हाइपोटोनिक में सॉल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट ज्यादा होता है, मतलब सॉल्वेंट मतलब जान रहे हो, पानी उसमें ज्यादा होता है ना। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में दोनों बराबर होता है, इसको याद रख लेना, बस ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। अब इसका यूज यहां पे होता है, सेल इन हाइपोटोनिक, सबसे पहले हाइपोटोनिक बोला है, ठीक है। हाइपोटोनिक देख रहे हो, ये वाला हाइपोटोनिक मतलब सॉल्वेंट उसमें ज्यादा, यानी कि उसमें पानी ज्यादा है ना, पानी उसमें ज्यादा है, किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर पानी ज्यादा रहेगा तब उसमें अगर कोई भी सेल डालोगे तो ऑब्वियसली वो सेल तो पानी एब्जॉर्ब करेगा ना, वही चीज है ना। हाइपोटोनिक में जब तुम कोई भी सेल डालते हो, जैसे कि तुम लोगों का आरबीसी हुआ या कोई भी चीज हो गया, ठीक है, एक सेल डाल दिए, सेल के चारों तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है ना तुम लोग का, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखिएगा जब उसको डाले, कहां गया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक है, देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये सेल है, अब सेल के चारों तरफ बहुत पानी है ना। अब क्या करेगा, पानी अंदर आना शुरू कर देगा, है ना। H2 अंदर आ गया, अब ये फूल जाएगा, अंदर आएगा और फूल जाएगा, है ना। तो अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे सेल को तो वो फूल जाएगा, पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे, है ना, तो वो सिकुड़ जाएगा, चपटा हो जाएगा, पानी बाहर चला जाएगा, क्यों, उसमें पानी कम है, पानी चाहिए उसको, है ना, पानी बाहर चला जाएगा। और आइसोटोनिक में डालोगे तो सेम रहेगा, वही चीज है यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है ना। इफ medium surrounding the cell has the higher water concentration then the cell से अगर ज्यादा पानी का concentration है उसमें, then cell will absorb water and get swollen up। जैसे कि किशमिश के चारों तरफ अगर पानी ज्यादा है, किशमिश में पानी कम है, सेल पानी ज्यादा है, बाहर का पानी सोख लेता है, वैसे ही चीज, ठीक है। एग्जाम्पल, किशमिश इन वाटर, एंडोस्मोसिस, इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। एंडोऑस्मोसिस मतलब एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। अब वही अगर हाइपरटोनिक में डाल देंगे तो इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल विल रिलीज वाटर एंड गेट श्रिंक, पतला, सिकुड़ जाएगा, है ना। एग्जांपल है ग्रेप्स, है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। वाटर जो है रिलीज हो रहा है, ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। और अगर सेल इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दोनों का कंसंट्रेशन अगर सेम है तो नो चेंज, नो मूवमेंट ऑफ वाटर, वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। समझ में आया, चलो सेल मेम्ब्रेन का ये सारा चीज खत्म हुआ, ये वाला, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आ गया सेल वॉल, दीवार, तेरे मेरे बीच में ये दीवार क्या है, सेल वॉल है बेटा, है ना। तो सेल वॉल क्या होता है, ठीक है, प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, ऑल्सो इन बैक्टीरिया में भी होता है, फंगी में भी होता है और एल्गी में भी होता है, ठीक है। मेनली प्लांट सेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। प्लांट सेल में ही मोस्टली ज्यादातर ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। कहीं पूछ लिया तो बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी वगैरह डाल देना, और क्या, ठीक है। तो ये नॉन लिविंग सेल होता है, डेड सेल्स होते हैं, है ना। प्लांट सेल तो रहता ही है, प्लांट का जो आउटर पार्ट वो डेड होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग, फ्रीली परमेबल, ठीक है। ये बेटा इसको कोई मतलब नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो आराम से, कोढ़िया वॉचमैन होता है ना, कोढ़िया, है ना, लेजी वॉचमैन, आ जाओ, वैसा, है ना। इसको जो मन करता है, मतलब इसको कोई मतलब नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सब छोड़ देता है। ये डिटरमाइंड शेप, ये शेप डिटरमाइन करता है प्लांट, ऑब्वियसली भाई ये तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो डिटरमाइन करेगा ही करेगा। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये याद रखना, ठीक है, ये आता है एग्जाम में। किससे बना हुआ होता है, सेल वॉल किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, ठीक है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द सेल, ऑब्वियसली ये डेड सेल्स है, स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। तो यही स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, तुम लोगों का, ठीक है। अब बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होते हैं वो बने होते हैं पेप्टिन या पेप्टिडोग्लाइकेन, अच्छा याद कर लेना यार, क्रिटिकल है थोड़ा सा, ठीक है। फंगी में जो रहते हैं वो बनता है साइटिन से, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखना, बैक्टीरिया का सेल वॉल बनता है इससे और फंगी का सेल वॉल बनता है इससे, और तुम लोगों का प्लांट का सेल वॉल बनता है इससे। तीन चीज याद रखना, एग्जाम में आएगा, ये तो 100% आता है ना। आता है मतलब इसी साल नहीं आ जाएगा भाई, कभी तो आएगा,
है ना। वैसे तो कभी ना कुछ सब कुछ आएगा ही आएगा। चलो सेल वॉल खत्म हुआ। अब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देख लो, थोड़ा सा ही है, ठीक है। प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, हाँ प्लांट में भी रहता है बेटा, है ना। कहां गया रे, देखो ये जो है आउटर पार्ट जो दिख रहा है ना, ये है तुम लोगों का सेल वॉल, ठीक है। ये प्लांट का सेल ऐसा होता है, और ह्यूमन सेल में दिखाया था ना, एनिमल सेल वैसा होता है। और उसके अंदर में देखो ये वाला जो है ना, ये होता है तुम लोगों का सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेन भी होता है और सेल वॉल भी होता है, ठीक है, दोनों होता है। तो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट, दोनों में रहता है। और सेल वॉल जो होता है प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, सेल वॉल जो होता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है। थिन, डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल होता है, बट ये कंसिडरेबली रिजिड होता है, ये बहुत रिजिड होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। ये लिविंग होता है, ये नॉन लिविंग होता है, ठीक है। ये सिलेक्टिवली परमेबल होता है, ये ओनली परमेबल, जाने देता भाई, जो इसको जाना है कोई मतलब नहीं है, ठीक है, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये तो पढ़ लिया हम लोग, सेल का मेम्ब्रेन, आउटर पार्ट जो था सेल का मेम्ब्रेन। अब सेल के मेम्ब्रेन के अंदर ना एक लिक्विड, पूरा फ्लूइड जो है भरा हुआ रहता है, ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड इनसाइड द सेल एनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एनक्लोज रहता है, जिस पूरा का पूरा लिक्विड भरा पड़ा रहता है, और क्या, ठीक है। लिटिल विस्कस होता है, थोड़ा सा चिटचिटा सा होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 80% वाटर होता है, ठीक है, पूरा वाटर तो रहेगा भी नहीं ना, ऑलमोस्ट 80% वाटर होता है। ऑल्सो कॉल्ड साइटोसोल, इसको हम लोग साइटोसोल भी बोलते हैं, उस लिक्विड को, ठीक है, उस विस्कस लिक्विड को हम लोग साइटोसोल भी बोलते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आर एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में पूरा का पूरा, इसी लिक्विड में पूरा का पूरा सारा का सारा सेल ऑर्गेनल्स मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, एम्बेडेड रहता है ना। जैसे कि तुम लोग का तरबूज देखो ना, तरबूज, उसमें वाटरमेलन, उसमें बीजा वजह रहता है ना, पूरा सीड्स जैसे एम्बेडेड रहता है, वैसे ये भी एम्बेडेड रहता है, ठीक है। ये क्या सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है तुम लोगों का, गोल्गी एपरेटस है, कहां के गोल्गी एपरेटस नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है ना, जो है सबके सब इसी में रहते हैं, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म का काम क्या है, सिग्निफिकेंस क्या क्या है, देख लेते हैं हम लोग। ये कंट्रोल करता है द शेप ऑफ द सेल टू एन एक्सटेंट, ठीक है, ये एक एक्सटेंट तक शेप को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। ये भी बोल रहा है शेप को कंट्रोल करता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला शेप कंट्रोल करता है, ये भी बोला शेप कंट्रोल करता है, ठीक है। हेल्प्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, ठीक है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन पूरा का पूरा प्रोसेस है बेटा, ठीक है। सेल्स से एनर्जी वगैरह बनाना, खाना को डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद फिर जो ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज से तुम लोगों का एनर्जी क्रिएट होता है, एनर्जी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन लेता है, सब का सब पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में ये काम देता है, सिंपल सी बात, विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। अब ये साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन क्या होता है? देखो, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन जो भी चीज सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर जाना आना कर रहा है, एक्सेप्ट तुम लोगों का सेल ऑर्गेनल्स को छोड़ के, ठीक है, जो भी है उन सब को हम लोग साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बोलते हैं। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन आर द नॉन लिविंग टेम्पररी पार्टिकल्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है। आना जाना बोलो या उसके अंदर बोलो, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन क्या होता है? जो नॉन लिविंग सेल होता है, नॉन लिविंग पार्ट होता है, ठीक है, और सेल ऑर्गेनल्स को छोड़ के जितने भी रहते हैं सबका सब साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन टाइप से सोच लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट आ गया तुम लोग का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। क्यों? इसी को हम लोग सेल का ब्रेन बोलते हैं। यही कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है। पूरा का पूरा सेल का ऑर्गेनेल, सेल कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे करेगा, कहां करेगा, कब करेगा, हर चीज ये अकेला मैनेज करता है, मेंटेन करके रखता है ना। तो ये है बेटा न्यूक्लियस, ऐसा दिखता है, ठीक है। ये एक स्पेरिकल ओवल स्ट्रक्चर का होता है नियर सेंटर ऑफ द सेल, मतलब कि सेल का पूरा सेंटर में नहीं रहेगा, नियर मतलब करीब करीब सेंटर के आसपास ही रहता है। क्यों? वो तो फ्लूइड में घूम रहा है ना सबके सब, अब कैसे सेंटर में रहेगा? वो पूरा रिजिड तो है नहीं ना वो, इसलिए। लेकिन इसको बोलते हैं नियर सेंटर ऑफ द सेल। सेल का सेंटर में ही, अगर पूछेगा सेंटर में, अगर कहीं ऑप्शन दे दिया सेंटर, तो सेंटर में ही डाल के आना बेटा, है ना। चलो,
इट इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इस चीज को हम लोग ब्रेन भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, या फिर कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल। ठीक है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, सबसे बड़ा इसी को बोलते हैं। ठीक है, फिल्ड विथ न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जैसे कि हम लोग का सेल में था साइटोप्लाज्म, सेल साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, वही फ्लूइड ही रहता है वो भी। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म से भरा पड़ा रहता है ये, जैसे कि सेल भरा पड़ा हुआ था साइटोप्लाज्म से, ये न्यूक्लियोप्लाज्म से भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? कवर विथ डबल मेम्ब्रेन्ड न्यूक्लियर एनवलप एंड with pores which allow transfer of materials between nucleus and cytoplasm। ठीक है, देखो ये जो है डबल मेम्ब्रेन एनवलप्स के द्वारा क्लोज रहता है, जैसे कि उसमें सेल मेम्ब्रेन था, वैसे इसमें न्यूक्लियर एनवलप है। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप जो रहता है ना, डबल मेम्ब्रेन रहता है, देखा दो है ना, यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन का रहता है, और उसमें छोटे 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 पोर्स रहते हैं। ठीक है, उसी पोर्स के थ्रू मटेरियल्स जो होता है अंदर न्यूक्लियस के अंदर से बाहर जाता है तुम लोगों का साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से जो भी मटेरियल उसको रिक्वायरमेंट होता है वो अंदर लेके जाता है उसी पोर्स के थ्रू। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये हेल्प करता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। अच्छा, इससे पहले भी सॉरी, ये रिप्रोडक्शन, वही रेस्पिरेशन में बोल रहा हूं यार, सेलुलर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है बेटा। रिप्रोडक्शन में तो जान रहे हो ना, है एक सेल से दो सेल जो होता है, ठीक है, वो सेलुलर रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसमें हेल्प करता है, सबसे पहले यही स्टार्ट करता है। ठीक है, इनसाइड न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? ठीक है, ऐसे तो न्यूक्लियोप्लाज्म भी उसके अंदर में ही होता है। ठीक है, मेनली जान लो न्यूक्लियोलस और क्रोमाटिन, ये दो चीज जान के रखो। क्रोमाटिन, ये देख रहे हो, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम लोग इसको बोलते हैं, ये जो है ना क्रोमाटिन, प्रोटीन वगैरह से बना हुआ रहता है, पूरा छेड़छिटा बिखरा हुआ रहता है। ये पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, अंदर में भरा पड़ा रहता है। ठीक है, और एक है तुम लोगों का न्यूक्लियोलस, ये वाला है ना, न्यूक्लियोलस सेंटर में रहता है, न्यूक्लियस का भी सेंटर में रहता है, करीब 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 सेंटर में, सेंटर में वो भी नहीं रहता, घूमता रहता है वो भी। ठीक है, तो देखो ये न्यूक्लियोलस जो होता है फॉर्म्स राइबोसोम्स एंड असेंबल इट। राइबोसोम क्या होता है जानेंगे आगे। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो होता है वो राइबोसोम्स को बनाता है ना, राइबोसोम्स को बनाएगा और उसी पोर्स के थ्रू बाहर भेज देता है। ठीक है, और उसको असेंबल भी करता है राइबोसोम को। अब क्रोमाटिन जो होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये नॉर्मल आराम से घूमता फिरता रहता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज ऑफ द सेल, नॉट डिवाइडिंग। जब सेल रेस्ट करता रहता है, मतलब काम करेगा बट रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करेगा, है ना, रिप्रोडक्शन यानी कि डिवाइड नहीं करेगा। सेल अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो आराम से वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी क्रोमाटिन बन के है। लेकिन जब वो डिवाइड होने का प्रोसेस में आएगा कि बेटा सेल बोला मैं थक गया, मेरे को जाना है, मेरे को दो बनना है, एक से दो होना है ना, तब बोलेगा ठीक है अपना काम शुरू कर। तब ये थ्रेड जो है वो धीरे धीरे सब कंबाइन होता है और एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन दे गेट ऑर्गेनाइज्ड इन क्रोमोसोम। ठीक है, यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है, ये सब क्रोमाटिन जो है ये एक दूसरे से मिलेंगे, जुड़ेंगे, फिरेंगे, जैसा भी करके बनेंगे और क्रोमोसोम बनाएंगे। ठीक है, तो ये सब देख लिया न्यूक्लियस का सारा पार्ट। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या होता है बेटा, है ना, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम में ही दिखता है। देखो ऐसा करके दिखता है क्रोमोसोम, है ना। क्रोमोसोम जो है पूरा का पूरा बना होता है डीएनए मटेरियल और प्रोटीन से। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, जिसको हम लोग हिस्टोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोटीन को हम लोग हिस्टोन बोलते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो, ये इतना सारा डीएनए है ना, कैसे करके बना है दिखाई दे रहा है आप लोगों को। पूरा का पूरा जो क्रोमाटिन है वो बना हुआ है डीएनए से। ठीक है, डीएनए से बना हुआ है तुम लोगों का मैं क्या बोला, क्रोमोसोम ना। क्रोमोसोम जो है पूरा का पूरा डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, यही क्रोमोसोम रहता है सेल के अंदर, दिख रहा है सबको अच्छे से। अब इसी डीएनए का सेगमेंट होता है एक। ठीक है, ऐसा नहीं कि डीएनए के अंदर रहता है जीन, डीएनए का एक सेगमेंट होता है जीन, जो कि जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है। ये जेनेटिक मटेरियल इसी को बोलते हैं, मतलब कि जेनेटिक इनहेरिटेंस में काम आता है, मतलब कि क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करता है फादर से सन में, या फिर मदर से सन में, पेरेंट से सन में जाता है और क्या डॉटर में। ठीक है, तो समझ में आया तुम लोगों का क्रोमोसोम क्या होता है,
रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, उसका कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, डीएनए और प्रोटीन, जिसको हम लोग हिस्टोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका डिस्कवरी क्या था, वेल्डर फ्लेमिंग ने, ठीक है। किसका डिस्कवरी, तुम लोगों का क्रोमोसोम का डिस्कवरी किया था। अब डीएनए के बारे में थोड़ा सा जान लो, डीएनए मॉलिक्यूल का, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल का डिस्कवरी किया था कौन, फ्रेडरिक मिस्चर, ठीक है ना, फ्रेडरिक मिस्चर किया था डीएनए मॉलिक्यूल का डिस्कवरी। और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किया था तुम लोगों का वैटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिख रहा है ना, ऐसा जो डबल है ना, दो रहा है ना, ये वाला ऐसा फीता जैसा जो घुमा हुआ है, तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को बताया था कौन, वेस्टन एंड क्रिक ने, ठीक है। और डीएनए मॉलिक्यूल का डिस्कवरी किया था कौन, तुम लोगों का फ्रेडरिक मिस्चर ने, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अब कंसिस्ट ऑफ जीन्स, डीएनए जो जीन्स कंसिस्ट करता है, जिसको हम लोग फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए बोलते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है वन जनरेशन टू अनदर, ये इसका काम है, ठीक है। अब क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा जान लो, आगे बहुत कुछ पढ़ना है क्रोमोसोम के बारे में, इसका फंक्शन के बारे में पूरा पढ़ोगे, अभी आगे चैप्टर आएगा, इनहेरिटेंस है, हेरिडिटी, बहुत सारे चैप्टर अलग अलग है, ठीक है, उसमें पूरा का पूरा पढ़ोगे, ठीक है। तो फिलहाल इसके बारे में जान लो कि तुम लोगों का क्रोमोसोम जो होता है हम लोगों का हर एक सेल में, ठीक है, जितने भी सेल्स होते हैं 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, ये कंपलसरी है, ठीक है। सोमैटिक सेल जिसको बोलते हैं हम लोग, आ गया ऑटोसोम, 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से 22 पेयर्स तो नॉर्मल होते हैं, ऑटोसोमल होते हैं, नॉर्मल है जो भी है, ठीक है। एक पेयर जो होता है वो बताता है कि आपका सेक्स क्या है, आप मेल हो या फीमेल हो, वो एक ठो क्रोमोसोम बताता है। अगर डबल एक्स है तो आप फीमेल हो, है ना, अगर एक्स और वाई है तो आप मेल हो, ठीक है। समझ में आया, क्रोमोसोम कितना होता है सेल में, 23 पेयर बोल लो या 46 बोल लो, ठीक है। 23 का पेयर मतलब क्या, दो, ठीक है। 46 क्रोमोसोम होता है सारा का सारा सेल में। फिर जब मतलब कि एक पेयर जो 22 पेयर जो रहता है नॉर्मल रहता है, एक पेयर बताता है कि आप मेल हो या फीमेल हो। अगर एक पेयर एक्स और वाई है तो मेल, और एक पेयर एक्स एक्स है तो फीमेल। बस इतना याद रखो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो डोंट वरी, इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, है ना। अभी खाली क्रोमोसोम कितना ठो रहता है और मेल का क्रोमोसोम क्या है, फीमेल का क्रोमोसोम क्या है, कितना ठो, ये खाली जान लो, ठीक है। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो सेल के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। सेल के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिए, सेल वॉल पढ़ लिए, साइटोप्लाज्म पढ़ लिए, सेल वॉल पढ़ लिए, 4 चीज पढ़ चुके हैं। अब इसके बारे में आज हम लोग सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे। अब सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सेल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सेल जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होते हैं और एक यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक बहुत प्रो होते हैं, उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं रहते, फिर भी वो लोग मस्त मजे में रहते हैं, है ना। तो प्रो लोग कौन सा होते हैं, जो कुछ हो ना हो हमेशा मजे में, है ना। गवर्नमेंट जॉब हो ना हो मजे में रहो बेटा, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रो, ठीक है। तो वैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल्स भी होते हैं, इसमें नो न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल इज फ्री इन द साइटोप्लाज्म। देखो ये जो है ना जेनेटिक मटेरियल, है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है, इसमें क्या न्यूक्लियस के अंदर में पूरा घुमा रहता है। ये बेटा यहाँ पे घूम रहा मस्त, कोई मतलब नहीं किसी से, जैसा मन वैसा घूम रहा है वहां पे जेनेटिक मटेरियल। क्यों, न्यूक्लियस तो है नहीं, मैं क्या करूं, मैं घूम रहा हूं बोलेगा, है ना। तो भाई नो न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल जो रहता है फ्री इन साइटोप्लाज्म रहता है। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं रहते हैं उसमें। लाइक तुम लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहते हैं, गोल्गी एपैरेटस नहीं रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह नहीं रहते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स उसमें नहीं रहते, ठीक है। मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ये सब उसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो ट्रू न्यूक्लियस पेरेंट्स होते हैं, प्रेजेंट रहता है उसमें, ट्रू न्यूक्लियस उसमें रहता है, न्यूक्लियस रहता है उसमें, ठीक है। डीएनए एनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डीएनए वगैरह जो थ्रेड लाइक क्या स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं इसको, जेनेटिक मटेरियल वगैरह रहता है वो न्यूक्लियस के अंदर में रहता है, बाहर नहीं घूमता रहता उसके, आवारा जैसे नहीं घूमता रहता उसके जैसा, है ना। किसमें, यूकैरियोटिक सेल, हम लोग के अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है, हम लोग मल्टीसेलुलर में कंपलसरी है यूकैरियोटिक सेल ही रहेगा, ठीक है। बट बहुत सारा यूनिसेल्स में भी तुम लोगों का रहता है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। बट प्रोकैरियोटिक सेल याद रखना वो यूनिसेलुलर ही रहेगा, मोस्टली रहता है, यानी कि वही समझ लो, मल्टीसेलुलर में नहीं रहेगा, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी सबका सब रहता है यार, इसमें यूकेरियोटिक में सारा का सब रहता है। कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बोथ, एग्जांपल है प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, फंगी हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, सबके सब रहता है। ठीक है, अब इनके बारे में डिफरेंस ये उतना जरूरत तो पड़ेगा इसका पूरा, ठीक है, बट शॉर्टकट में तुम लोग क्योंकि एमसीक्यू आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, रेलवे या फिर एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, तो एमसीक्यूज ज्यादा अच्छा, एमसीक्यूज के लिए ये बेस्ट रहता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं रहता, एब्सेंट। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, डीएनए सर्कुलर फ्री इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, फ्री रहता है, जहां मन करता है वहां घूमते रहता है, ये लीनियर रहता है और इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में रहता है, इतना याद रखना। ठीक है, ऑर्गेनेल्स बहुत सारे रहते हैं, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या क्या होता है आगे मैं बताऊंगा, देखना। ठीक है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स रहते हैं, सबके सब रहते हैं एक टाइप से इसमें। ठीक है, साइज जो होता है, साइज याद रखना, स्मॉलेस्ट रहता है, 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक ही रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, साइज इसका स्मॉल रहता है और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक रहता है। ठीक है, सेल डिवीजन में ये बाइनरी फ्यूजन करता है, इसके बारे में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे भी देखोगे कि यूनिसेलुलर जो होते हैं वो बाइनरी फ्यूजन करते हैं। ठीक है, और ये जो होता है माइटोसिस और मेयोसिस बोल के दो अलग अलग टाइप का सेल डिवीजन करता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है तुम लोग का बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी है, और इसका एग्जाम्पल है प्लांट सेल, एनिमल सेल और फंगी, फंजाई, फंगी जो मन करता है बोल लो। ठीक है, अच्छा, ये है एक याद रखना पूंछ इसका, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिलम, पूंछ है ना, टेल इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिलम, इसको याद रखना। ठीक है, हो गया यहां तक कंप्लीट, टाइप सब पढ़ लिया हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बेटा, है ना, क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये जो है ना तुम लोगों का न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ दिख रहा है ये सब जो लगा हुआ है ब्लू 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 कलर का, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ देखो ये सब ब्लू ब्लू चिपका हुआ है न्यूक्लियस में एक टाइप से, यही तो है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो टाइप का होता है ना, एक होता है तुम लोग का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है तुम लोग का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। अब इससे पहले जान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स के जैसा रहता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम लोगों का। ठीक है, नेटवर्क रहेगा पूरा तुम लोगों का। इट इज ऑफ टू टाइप, दो होता है, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। रफ वाला बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है बेटा, क्या करता है तुम लोगों का, वो राइबोसोम कंटेन करता है। ठीक है, राइबोसोम याद है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम बना रहा था, है ना, राइबोसोम बना रहा था और बाहर छोड़ रहा था, ये देखो डॉट 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 जो दिख रहा है तुम लोगों को, यही तो है बेटा राइबोसोम। राइबोसोम बाहर निकलता है और जाके तुम लोग का क्या बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ चिपक जाता है, और उसमें राइबोसोम है इसलिए वो रफ है, नहीं तो वो भी स्मूथ होता। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो चिपक जाता है क्या, राइबोसोम। अब राइबोसोम तो चिपक गया, इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, याद रखना। राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाने का काम आता है। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। अटैच टू इट्स सरफेस मेक इट रफ। ठीक है, राइबोसोम चिपक जाता है उसमें और उसको रफ बना देता है। प्रोटीन मैन्युफैक्चर्ड इन राइबोसोम देन ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देखो यहां से प्रोटीन बनेगा और यहां से बनेगा लिपिड्स, कहां से, तुम लोगों का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, नो राइबोसोम अटैच्ड हियर, फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स आर मैन्युफैक्चर। यहां पर ही फैट मॉलिक्यूल्स बनता है और लिपिड्स बनता है। अब यही फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड जो है वो जाके तुम लोगों का सारा ऑर्गन जिसको जो चाहिए दे देता है। ठीक है, कैसे जाएगा वो भी है। अब इसको याद रखना, इससे बनता है प्रोटीन और इससे बनता है लिपिड, यही प्रोटीन और लिपिड मिलके बनाते हैं तुम लोगों का सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन पता है ना, याद है ना, किससे बना हुआ था सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बना था प्रोटीन और लिपिड से, और सेल वॉल किससे बना था, किससे बना था, सेलुलोज से। ठीक है, तो ये समझ में आया, प्रोटीन और लिपिड से बनता है, यहां से बनता है और उधर जाता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, अच्छा इसका सिग्निफिकेंस भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा ना। प्रोटीन एंड लिपिड्स मैन्युफैक्चर्ड हियर आर यूज्ड इन बिल्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो मैं पहले बता चुका हूं।
ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट्स एज अ चैनल टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। इसको हम लोग एक ट्रांसपोर्ट चैनल के जैसे काम आता है ये, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा सेल में या फिर हर जगह में ट्रांसपोर्ट करने का काम आता है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं लिखा था क्या? हाँ, ये देखो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जैसे काम करता है, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्टकट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इट डिटॉक्सिफाई पॉइजनस एंड ड्रग्स, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले या फिर अगर ऑप्शन में पूछे रहेगा कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया हुआ है, ठीक है, तो लिख देना ये वाला, ठीक है। इट डिटॉक्सिफाई पॉइजनस एंड ड्रग्स, ऑप्शंस पे देख लेना। डिटॉक्सिफाई तो करता है ये, क्या बोलते हैं, ड्रग्स और पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। अब ऑप्शन चेक करना, ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया हुआ है मार देना। अगर ऑप्शन में स्मूथ और रफ दोनों दिया हुआ है तो स्मूथ मारना, ठीक है। चलो, हो गया ये वाला, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, गोल्गी अपैरेटस क्या होता है मुन्ना? गोल्गी अपैरेटस, ये देख रहे हो, ये देखो, ये वाला यही तो है बेटा गोल्गी अपैरेटस, है ना। अब इसका काम क्या आता है? ये जो होता है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट यूनिट, इसको बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस है बेटा ये, है ना, सेल का पोस्ट ऑफिस है। वहां पर ही पैकेजिंग होता है और भेजा जाता है, मतलब कि सब जगह से वहां आया फिर वहां से दूसरा जगह में गया, ठीक है। इसी को हम लोग पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं या फिर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट यूनिट भी बोलते हैं। नेम्ड कैमिलो गोल्गी, याद रखना, एक प्राणी था कैमिलो गोल्गी जो इसका फर्स्ट डिस्कवर किया था, ठीक है, इसीलिए इसका नाम दिया गया गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टेक्स कॉल्ड सिस्टर्न, ठीक है, सिस्टर्न जैसा रहता है, ठीक है। इट हैज टू फेसेस, इसके पास दो फेस होता है, ठीक है। एक सिस फेस होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, एक ट्रांस फेस होता है टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, देख रहे हो। ये हालांकि ये ठीक से नहीं बना है, ये उल्टा टाइप से थोड़ा सा दिया हुआ है, मतलब कि जो भी है, एक न्यूक्लियस की तरफ एक इसका फेस है और एक मेम्ब्रेन की तरफ, सेल मेम्ब्रेन की तरफ इसका फेस होता है, ये चीज बोला हुआ है, ठीक है। दो फेस रहता है, सिस फेस और ट्रांस फेस, ठीक है। लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में तो न्यूक्लियस के सामने रहता है, बट प्लांट सेल में देख रहे हो कहां भटकता रहता है, इसीलिए हम लोग इसको डिक्टियोसोम, सॉरी, इसको डिक्टियोसोम्स बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स, ठीक है। फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट इन प्लांट सेल्स, ठीक है, प्लांट सेल में फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, कहीं भी भटकता रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग, इसीलिए नहीं मतलब कि नॉर्मली इसका नाम प्लांट में इसको डिक्टियोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। Materials manufactured in endoplasmic reticulum is dispatched to various parts inside or outside the cell through Golgi apparatus, ठीक है। तुम लोगों का जो भी मटेरियल तुम लोगों का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना था वो पूरा सेल के अंदर में भी और सेल के बाहर में भी ट्रांसफर होता है। किसके हेल्प से, किसके थ्रू? तुम लोगों का यही गोल्गी apparatus के थ्रू ट्रांसफर होता है, ठीक है। सिंथेसाइज ऑफ लाइसोसोम, यही है, ठीक है, यही है जो लाइसोसोम को बनाता है। लाइसोसोम में आगे देखेंगे हम लोग क्या है, वही मैन्युफैक्चर करता है फिर बनाता है, सोच लो, सिंथेसाइज करता है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ वेरियस सेलुलर सिक्रेशंस, एंजाइम हो गया, प्रोटीन्स हो गया, सेलुलोज इटीसी, इसको स्टोर करके भी रखता है ये, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में, ठीक है, यहां तक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाइसोसोम क्या होता है बेटा, है ना, इसको हम लोग सुइसाइडल बैग भी बोलते हैं। एक्चुअली लाइसोसोम जो रहता है उसके अंदर में बहुत सारा एंजाइम भरा रहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम भरा रहता है। अब वो एंजाइम जो रहता है ना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना होता है। देखो लाइसोसोम जो है वो ग्लाइकोसोम से बना है, ठीक है, ग्लाइसोसोम क्या था, गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस जो है वो लाइसोसोम को बनाया है, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके अंदर में रहने वाला डाइजेस्टिव एंजाइम को बनाया है। किसके अंदर में? लाइसोसोम के अंदर में रहने वाला डाइजेस्टिव एंजाइम को बनाता है, ठीक है, याद रखना इसको। तो इसके अंदर बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है जो काम आता है, मतलब कि कोई एक सेल ऑर्गेनेल हुआ या फिर
कोई भी एक पार्ट है या फिर कुछ भी सेल के अंदर में, साइटोप्लाज्म के साइटोप्लाज्म के अंदर में जो है खराब हो गया है, दिख रहा है, उसको चेक करता है खराब हो गया है, तो वो एंजाइम के थ्रू उसको डाइजेस्ट कर देता है और मार देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। और अगर पूरा का पूरा सेल खराब हो गया या फिर बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल उसमें खराब हो गया, ठीक है, काम का नहीं है, तो क्या करेगा, लाइसोसोम जो है ना खुद फट जाएगा, तो उसका सारा का सारा एंजाइम क्या बिखर जाएगा। अब वो बिखर जाएगा सारा का सारा एंजाइम, क्या, सब का सब सेल ऑर्गेनेल पूरा का पूरा कंप्लीट सेल को डाइजेस्ट कर देगा। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सुइसाइडल बैग। एक बैग है जो सुइसाइड कर लेता है और पूरा का पूरा सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो याद रहेगा, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, सिंथेसाइज्ड बाय गोल्गी एपरेटस, ठीक है, ये गोल्गी एपरेटस के थ्रू बना रहता है। सिग्निफिकेंस क्या होता है, डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल और वर्न आउट ऑर्गेनेल्स, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करता है और ऑर्गेनेल्स को बाहर निकाल देता है, जो भी मतलब कि डाइजेशन के लिए रहता है, मतलब खराब हो गया रहता है, ठीक है। इट इज द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, यही है जो कि वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। हर किसी का कुछ ना कुछ डिस्पोजल सिस्टम रहता है ना, जैसे हम लोग का है, हम लोग का बॉडी में क्या रहता है, वेस्ट का भी सिस्टम है ना रे, जैसे कि किडनी है, फिल्टर करता है, फिर वेस्ट बाहर निकाल देता है, वैसे इसका भी है, ठीक है। डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरल इंफेक्शन, ये बैक्टीरिया और वायरल इंफेक्शन के थ्रू भी डिफेंस करता है, ड्यूरिंग सेल डैमेज लाइसोसोम बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, सो दैट ऑल्सो कॉल्ड सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। अगर सेल खराब हो गया तो खुद वो बर्स्ट कर जाता है और क्या हो जाता है, तुम लोगों का क्या बोलते हैं इसको, सारा का सारा सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, इसीलिए हम लोग इसको सुइसाइडल बैग बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, ये मेनली तुम लोग का सीजीएल वगैरह में होगा, थोड़ा तो पूछ सकता है, रेलवे वगैरह में उतना नहीं पूछेगा, कोई चांस नहीं है इसका, ठीक है, रेलवे वगैरह में चांस कम है, लेकिन बेटा तुम लोग का सीजीएल वगैरह, एसएससी वगैरह कोई गारंटी नहीं, कहीं से भी पूछ देता है, ठीक है। तो मोस्टली यहां से कवर 90% यहां से आराम से 90-95% आराम से यहां से कवर होगा, इसको याद रखना। अब पूरा तो कहां से पूछ देगा, कोई कवर नहीं कर सकता, ठीक है। तो पैरोक्साइजोम इतना है कि जितना भी पढ़ा रहा हूं, रेलवे वगैरह हुआ, मोस्टली जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है 99% यहां से ही आएगा, उससे आगे कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। कुछ है जैसे एग्जाम, जैसे कि सीजीएल हो गया तुम लोगों का, और कैसे कुछ नहीं, और ज्यादा कुछ है नहीं, सबका सब तो इसी से आएगा यार, ठीक है। 99% याद रखना, इसी से कवर हो जाएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। चलो, पैरोक्सिज्म द स्मॉल राउंड ऑर्गेनेल होता है, ठीक है, दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। ये जो एक छोटा सा राउंड कलर का ऑर्गेनेल होता है, तुम लोग का सेल ऑर्गेनेल ही होता है, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन करता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जानते हो कैसा होता है, H2O2, है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है ये, ठीक है। कंटेन्स एंजाइम्स दैट हेल्प्स ब्रेक डाउन फैटी एसिड एंड डिटॉक्सिफाई सर्टेन कंपोनेंट्स इन द सेल। याद रखना, हम लोग लाइसोसोम पढ़े, लाइसोसोम क्या करता था, कंप्लीट सेल को डाइजेस्ट कर देता था। ये जो है फैटी एसिड और कुछ सेल के कंपोनेंट्स को, कंपाउंड्स को ये डाइजेस्ट करता है, ठीक है। याद, स्पेशली फैटी एसिड याद रखना, ठीक है। ये हो गया पैरोक्सिज्म, ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, देख रहे हो, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास अपना खुद का प्रोटीन रहता है, राइबोसोम रहता है, जो कि प्रोटीन बनाता है, ठीक है। देख रहे हो, एक था गोल्गी एपरेटस, नहीं सॉरी, गोल्गी एपरेटस बोल रहा हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके पास था राइबोसोम, ठीक है। इसके पास भी राइबोसोम होता है, आगे हम लोग देखेंगे प्लास्टिड, उसके पास भी राइबोसोम, तीनों के पास राइबोसोम्स होता है, ठीक है। तो इसका खुद का राइबोसोम होता है, इसलिए ये अपना खुद का प्रोटीन बना लेता है, ठीक है। और इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्यों, यही है जो एनर्जी, रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस होता है यहाँ पे, जिसके थ्रू एनर्जी क्रिएट होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी जो है एनर्जी का करेंसी है, जैसे कि हम लोग का करेंसी क्या है, रुपीस, बाहर में डॉलर्स, दिनार वनार जो भी है, अलग अलग करेंसी होते हैं ना, वैसे एनर्जी का करेंसी होता है एटीपी। आपके पास कितना एनर्जी है बोलेगा, हम लोग का बॉडी का एनर्जी का बात कर रहा हूं, ऐसा एनर्जी नहीं, ठीक है। कितना एनर्जी है बोलेगा, मेरे पास 100 एटीपी है, ठीक है, वही, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में। एक रॉड शेप्ड ऑर्गेनेल्स होता है बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, ठीक है। ये देखो, ये एक रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है, ये टू मेम्ब्रेन बाउंडेड, एक आउटर मेम्ब्रेन जो होता है डायरेक्ट सिंपल से रहेगा, इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो ऐसा देखो घूम के है ना, ये
घुमा घुमा घुमा, मतलब कि राउंड स्ट्रेट नहीं रहता, मुड़ा मुड़ा सा रहता है, उखड़ा उखड़ा मुड़ा मुड़ा सा रहता है ना। तो टू मेम्ब्रेन रहता है इसमें, ऑर्गेनेल बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर कैसा था, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है स्मूथ एंड पोर्स आर प्रेजेंट, बहुत स्मूथ रहेगा वो, देख रहे हो स्मूथ है पूरा, और उसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं, पोर्स जिसको बोलते हैं, पोर्स प्रेजेंट रहता है। इनर मेम्ब्रेन होता है डीपली फोल्डेड, वो पूरा डीपली फोल्डेड रहता है। फोल्डेबल भी इसलिए रहता है ताकि वो सरफेस एरिया को बढ़ा सके, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर सके। फोल्ड प्रोवाइड ग्रेटर सरफेस एरिया टू जनरेट एटीपी, करेंसी ऑफ एनर्जी। उसके बाद क्रिस्टिया, क्रिस्टिया बोलते हैं इसको, ये देखो ये वाला दिख रहा है क्रिस्टिया, ये जो है ना इसको हम बोलते हैं क्रिस्टिया, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन इज कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू वेरियस क्रिस्टला, क्रिस्टिया, क्रिस्टिया, ठीक है। नाम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ है, तुम जान लेना यार अच्छे से, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है कंपार्टमेंटलाइज होता है, ठीक है, इसी के थ्रू, ठीक है। और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इसमें भी पढ़ोगे, आगे में जाके तुम लोग ब्लड में भी पढ़ोगे, और भी कुछ कुछ रहता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब सिंपल से याद रखना है, एक फ्लूइड रहता है अंदर में, जैसे कि एक टाइप का ये जो नहीं अभी हम लोग साइटोप्लाज्म पढ़े जो ना, वो भी एक टाइप का मैट्रिक्स ही है, ठीक है। तो मैट्रिक्स रहता है ग्राउंड सब्सटेंस स्पेस एनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन, बस इतना याद रखो, ठीक है, ज्यादा इसमें जाने की जरूरत है नहीं। अब सिग्निफिकेंस इसका स्पेशली याद रखना है, क्यों ये आता है एग्जाम में, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम लोग एटीपी मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन एज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, बताया था मैं स्टार्टिंग में, इसका खुद का राइबोसोम होता है, इसलिए वो खुद का प्रोटीन बना लेता है। इन्वॉल्व इन एपोप्टोस, क्या है यार एपोप्टोस, इसको याद रखना, एक प्रोसेस है एपोप्टोस, ठीक है, उसमें ये इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, बस इतना ही, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग प्लास्टेड्स, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लास्टेड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लास्टेड क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, इसी को हम लोग किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अब हम लोग के सेल में तो खाना बनेगा नहीं ना, हम लोग का किचन तो है नहीं, हम लोग का किचन घर पे रहता है। प्लांट्स का किचन यहाँ प्लास्टेड्स में रहता है, पत्ता बोलते हैं, ऑर्गन बोलने से पत्ता बोलेंगे, ऑर्गेनेल बोलने से तुम लोग का आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब वो क्लोरोप्लास्ट जो है इसी प्लास्टेड के अंदर का एक टाइप है, मतलब कि सोचो। चलो देखते हैं हम लोग अच्छे से पूरे डिटेल में प्लास्टेड्स, ठीक है। ऑर्गेनेल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है। प्लास्टेड का सिग्निफिकेंस क्या होता है, छोड़ो सिग्निफिकेंस बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका टाइप्स पढ़ लेते हैं। 3 टाइप का प्लास्टेड हम लोग देखेंगे। सबसे पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग ग्रीन प्लास्टेड बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट याद रखना, क्लोरोप्लास्ट जिसको हम लोग ग्रीन प्लास्टेड बोलते हैं। अब इसी के अंदर रहता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है। यही क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस मेक फूड फॉर प्लांट फाउंड इन ग्रीन लीव्स। हरे हरे पत्ते देखते हो ना, पहले तो पत्ता जो है ग्रीन होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की वजह से पत्ता का कलर ग्रीन है ना। और अगर उसमें ग्रीन कलर है यानी क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है यानी क्लोरोप्लास्ट भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है यानी कि वहां पर फोटोसिंथेसिस होगा, और क्या समझ में आया, ठीक है। नोन एज किचन ऑफ द सेल बिकॉज दे प्रिपेयर फूड। अब क्लोरोप्लास्ट तो पढ़ लिए, अब क्रोमोप्लास्ट भी पढ़ लो, ठीक है। इसको हम लोग कलर्ड पिगमेंट बोलते हैं। ये था ग्रीन पिगमेंट क्योंकि ग्रीन कलर देता था, ये कलर्ड पिगमेंट है क्योंकि कलर देता है। जैसे कि टमाटर हुआ, फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, उनके कलर कहां से आते हैं बेटा, यही क्रोमोप्लास्ट से ही आते हैं। अगर क्रोमोप्लास्ट नहीं हुआ, सॉरी क्रोमोप्लास्ट, हाँ क्रोमोप्लास्ट नहीं हुआ तो सब्जियों में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में कलर्स नहीं आएंगे, है ना। सादा सादा कलर रहेगा बेटा, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। कंटेन कलर पिगमेंट लाइक रेड हो गया, ऑरेंज हो गया एंड येलो हो गया, ठीक है। प्रोवाइड कलर टू द फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड पिटल्स। पिटल्स क्या होता है यार, गूगल करेंगे बाद में। एग्जाम्पल क्या है, रेड कलर हो गया टमाटो, ऑरेंज हो गया कैरेट हो गया, येलो ऑफ मैंगो, ये सब के सब एग्जाम्पल्स है, और क्या, ठीक है। अब उसके पास आ गया ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं व्हाइट या फिर कलरलेस प्लास्ट होते हैं बेटा, ठीक है। 3 प्लास्ट पढ़ रहे हैं, क्या, क्रोमोप्लास्ट, सबसे पहला क्लोरोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता। इससे पहले वाले में, पहला में ग्रीन, दूसरा में
डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, और तीसरा में नो कलर्स या फिर व्हाइट कलर बोल लो, ठीक है। नो पिगमेंट, कलर पिगमेंट इसमें होता नहीं है, मेनली यूज्ड फॉर स्टोरेज। अब कलर पिगमेंट नहीं होता तो फूड का या फिर कलर देने का काम तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, खाली फोकट यहां पर किसी को खाना नहीं मिलता बेटा, है ना। तो ये स्टोरेज का काम करता है। तो इसमें 3 अलग अलग टाइप के रहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या क्या होता है? एक एमिलोप्लास्ट, एक एलियोप्लास्ट और एक एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। ये तीनों प्लास्ट का नाम याद रखना यार, ठीक है। स्टोर, ये जो है एमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्च को स्टोर करता है। स्टार्च फूड रहता है, मतलब कि स्टार्च जो है एक फॉर्म है जिसमें खाना को स्टोर करके रखते हैं। क्या बोलते हैं, प्लांट्स वगैरह जो खाना स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जैसे कि हम लोग जो है खाना को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये सॉरी ग्लूकोज नहीं, हम लोग का है ग्लूकोज ऐसा कुछ है, देखेंगे बाद में, ठीक है। ये लोग जो है प्लांट्स जो है खाना को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर करके रखते हैं। तो वही स्टार्च को स्टोर करके रखता है ये एमिलोप्लास्ट, ठीक है। एलियोप्लास्ट जो है वो ऑयल्स को या फिर फैट को स्टोर करके रखता हुआ है, और एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। समझ में आया? अब इसका सिग्निफिकेंस देख लो। प्लास्टेट्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है? हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, यहां पढ़ चुके हैं हम लोग। हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, पहले ही बता चुका हूं। इसका भी इससे पहले बताया लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया जब पढ़ा रहा था, इसके पास भी अपना खुद का राइबोसोम होता है जिसकी वजह से ये खुद का प्रोटीन बना लेता है। कैन मेक देयर ओन प्रोटीन और स्टोरेज ऑफ प्लांट फूड, प्लांट का फूड को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। जब हम लोग पूरा का पूरा प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, ट्री के बारे में है तुम लोगों का प्रोसेस है पूरा का पूरा, क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम था, लाइफ प्रोसेस के अंडर में आएगा तुम लोगों का। रिप्रोडक्शन भी आ जाएगा तुम लोगों का, वो एसेंशियल नहीं होता बट है। रिप्रोडक्शन है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सारा का सारा प्रोसेस जो है वो उसमें पढ़ेंगे। तो वहां पर भी ये सब चीज देखेंगे, कौन किस फॉर्म में फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स क्या होता है? ये जो होता है प्लांट में थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। यहां पे छोटा दिख रहा है, इससे भी बड़ा होता है। करीब प्लांट का करीब 50 से 90% बोलते हैं, अप टू 90%। नेट में देखोगे 50 से 90% दिखाएगा तुमको, ठीक है। कोई बुक में अलग अलग टाइप से लिखे रहता है, मैक्सिमम 90% तक रहता है। 90% तक का पूरा स्टोरेज को ये फिल करके रखता है। कौन? तुम लोगों का वैक्यूल्स, ठीक है। फ्लूइड फील्ड मेम्ब्रेन होता है, बाउंडेड सेक्स, ठीक है। फ्लूइड भरा रहता है उसके अंदर में, बाउंडेड सेक्स रहता है। वैक्यूल्स आर लार्ज इन प्लांट सेल्स देन इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में देखो छोटे कहीं छोटा घूम रहा है, कहीं रहता है कहीं नहीं रहता है, टेम्पररी टाइप का घूम रहा है, ऐसे कोई काम धंधा नहीं होगा, घूमते रहो, है ना। द सेंट्रल वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द प्लांट्स वॉल्यूम, ठीक है। प्लांट में बहुत बड़ा होता है, एनिमल में नहीं होता, छोटा रहता है उसमें, ठीक है। प्लांट का करीब 90% तक का वो वॉल्यूम को कवर कर सकता है, कहीं 50 कहीं 90, 50 से लेकर 90 तक मैक्सिमम पकड़ के चलना, ठीक है। सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन सेल टोनोप्लास्ट, सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है जिसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है बेटा, देख लेते हैं। इन प्लांट सेल प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। ये जो है टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करता है और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है सेल का। ऑब्वियसली पूरा का पूरा भरा पड़ा है, ठीक है। 90% करीब अगर भरा पड़ रहेगा तो वही तो मेन सप्लाई करेगा सब कुछ, ठीक है। ऑल्सो स्टोर एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन। इसको याद रखना क्या क्या स्टोर करके रखता है, ठीक है। चलो अब एनिमल सेल जो होता है बहुत सेल स्मॉल और टेम्पररी होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, ठीक है। इन अमीबा द फूड वैक्यूल्स हेल्प्स इन इंजेक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अमीबा याद है ना, अमीबा उल्टी जैसे दिख रहा था, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है बेटा ये फूड वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स जो है, ये वैक्यूल है, नॉर्मल वैक्यूल है, उसमें वो फूड वैक्यूल्स रहेगा। वही फूड वैक्यूल्स के थ्रू वो मतलब कि एक टाइप से अपना हाथ पैर के थ्रू
वो अमीबा जो है खाना को अंदर लेता है, और जहां खाना को अंदर लिया वहीं पे वो फूड वैक्यूल्स क्रिएट कर देता है। ठीक है, वहां पर फूड वैक्यूल्स क्रिएट हुआ, फूड वैक्यूल्स में रहता है कुछ एंजाइम्स, एंजाइम जो है खाना को डाइजेस्ट कर देता है और बचा हुआ मटेरियल को बाहर फेंक देता है। ऐसे और भी सेल्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फूड वैक्यूल्स कंटेन करते हैं, और उसी फूड वैक्यूल के थ्रू वो लोग अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं खुद को। ठीक है, न्यूट्रिशन लेते हैं अपने आप का। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेल डिवीजन। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन। सेल ऑर्गेनेल्स कंप्लीट हो गया बेटा, सारा का सारा सेल कंप्लीट हो गया। अब सेल डिवीजन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सेल डिवीजन में क्या 1 से 2 बन रहा है, 2 से 4 बन रहा है, 4 से 8 बन रहा है, यही तो है बेटा सेल डिवीजन, है ना। सेल डिवीजन भी 2 टाइप के अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक होता है तुम लोगों का हमारे सेल में होता है, एक होता है जेनेटिक सेल। ठीक है, जैसे कि तुम लोग सेक्स सेल्स नहीं बोलते हैं, उसके थ्रू जो होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, चलो देखते हैं। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 और मोर न्यू सेल। पेरेंट सेल जो है वो 2 या 2 से ज्यादा सेल में कन्वर्ट हो रहा है। इन द इट हेल्प्स इन ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बहुत काम देता है बेटा, बहुत सारी चीज, जैसे ग्रोथ में। अब हम लोग बड़े हुए हैं, ठीक है, हम लोग का बॉडी में मान लो जब हम लोग पैदा हुए थे तब 50 करोड़ सेल था। अब सेल का साइज इतना बड़ा था, इतना बड़ा का बहुत छोटा था। अब हम लोग बढ़ रहे हैं तो क्या हम लोग का सेल का साइज बढ़ रहा है क्या? ना, सेल नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, है ना। नंबर ऑफ सेल्स बढ़े तो हम लोगों का बॉडी भी ग्रोथ हुआ, तो ग्रोथ में काम दिया। ठीक है, रिपेयर। अब कहीं कट गया, है ना, सेल तो डैमेज हो गया ना, सेल खत्म हो गया वहां पे। ठीक है, अब धीरे धीरे वो बढ़ेगा ना, तो रिपेयर तो करेगा, तो सेल तो चाहिए ना, तो वो भी रिपेयर में भी काम देता है। सेल रिपेयर में भी काम देता है। रिप्रोडक्शन में तो कूट कूट के काम देता है भाई, क्योंकि 2 जर्म सेल्स रहते हैं, एक ओव्यूम और एक स्पर्म। वो दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद वो दोनों जर्म सेल्स ही है, दोनों के दोनों सेल्स ही हैं। मिलने के बाद वो ग्रो करते हैं, फिर फ्यूज होते हैं, फ्यूज के बाद फिर वो ग्रो करते हैं, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर तुम लोग का फीटस, फीटस से फिर ऑर्गेनिज्म वगैरह, बहुत सारी चीज होता है। ठीक है, पूरा प्रोसेस है उसका। तो वही सेल ग्रो करता है वहां पे भी, तो रिप्रोडक्शन में भी काम आता है, सर्वाइवल में भी काम देता है सब। ठीक है, तो सेल डिवीजन बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, अब सेल डिवीजन, वाई सेल डिवीजन इज इंपॉर्टेंट, हेल्प्स इन ऑर्गेनिज्म। वही चीज तो है यार, फिर से दोबारा क्यों कर दिया, छोड़ो कोई नहीं। रिप्लेस ओल्ड और डैमेज सेल, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन और हेल्प्स मेंटेनिंग क्रोमोसोम नंबर, मेंटेन क्रोमोसोम, छोड़ो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सेल का जो डिवीजन होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है म्योसिस। ठीक है, माइटोसिस जो होता है तुम लोगों का ऑकर्स इन बॉडी सेल्स। हम लोग का बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, है ना, बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, उसके अंदर होता है माइटोसिस का रिप्रोडक्शन, मतलब कि माइटोसिस का डिवीजन होता है। बट हम लोग का जर्म सेल्स, ठीक है, वहां सेक्स सेल्स जो बोलते हैं, उसमें जब डिवीजन होता है तो म्योसिस के वजह थ्रू होता है। ठीक है, अब दोनों के बारे में डिफरेंस जानते हैं हम लोग। माइटोसिस जो है, इसका डिफरेंस भी है, डिफरेंस भी पढ़ लेंगे, डोंट वरी। हाँ, ये है, डिफरेंस भी है इसका। तुम लोगों का एमसीक्यूज के लिए डिफरेंस सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, डिफरेंस पढ़ लो, बेस्ट है, याद भी रहता है। ठीक है, और एग्जाम में वही छोटा छोटा वही क्या बोलते हैं, एमसीक्यूज तो आता है, एक एक वर्ड का आराम से पता चल जाता है। फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑकर्स इन बॉडी सेल्स, ठीक है, जिसको हम लोग सोमैटिक सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये माइटोसिस, माइट और मायोसिस, इसको ऐसे याद रखना। माइट में भी 4 हो सकता है, 2 का जगह 4 हो सकता है। और मायोसिस यानी कि मैं तो करेगा ही करेगा, क्या? हाँ, 2 का 4 करेगा और कुछ नहीं। ये 1 का 2 करेगा, ये 2 का 4 करेगा। मी देख रहा है, मी है ना, मी अगर है, मैं 2 का 4 करेगा, है ना। और माइट भी पॉसिबल है कि 2 का 4 तो पॉसिबल है नहीं, माइट भी बोल दे रहा है, ठीक है, होगा ही नहीं। ये 1 का 2 करता है, माइट 1 का 2, मी मान लो एक टाइप से ऐसा पकड़ लो कि जिसके पास कॉन्फिडेंस है मैं कर सकता हूं, वो 2 का 4 कर देगा। जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, है ना, तो वो 2 का 4 नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल से 1 का 2 कर पाएगा। कोशिश तो करे ना बेटा, माइट भी पॉसिबल। ठीक है, तो माइटोसिस का मतलब ऑकर्स इन बॉडी सेल्स, सोमैटिक सेल्स जिसको बोलते हैं, प्रोड्यूसेस 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ये जो है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है। क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम, इसमें डिप्लॉयड रहता है, डिप्लॉयड मतलब इसका क्रोमोसोम नंबर घटता बढ़ता नहीं है, सेम ही रहता है। ठीक है, यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, एग्जांपल वुंड हीलिंग,
जरूरी, स्किन सेल रिप्लेसमेंट, ये सब चीज में हेल्प करता है, ठीक है। अब मायोसिस जो होता है वो तुम लोगों का रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ऑकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है, टेस्टिस एंड ओवरीज में रहता है, वहां पर ही रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। प्रोड्यूसेस 4 डॉटर सेल्स ईच विथ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। यहां पे अगर सबसे पहले रहता है तुम लोगों का 46 क्रोमोसोम रहता है, ठीक है, ये भी 46 हो गया। अब 46 से हो गया 23, फिर ये जाएगा, ये भी 23 हो जाएगा, ये भी 23 हो जाएगा, ये भी 23 हो जाएगा, ये भी 23, एंड में कितना, आधा बचा ना। यहां पर देखो, यहां पर था तुम लोगों का 46, यहां पे गया 46, और जब डिवाइड हुआ तो भी ये 46 और ये 46, ये 2n है ना, 2n का मतलब होता है 2 का मतलब होता है 23, है ना, 23 पेयर्स। तो ऐसा इसका डिवीजन होता है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ, जिसको हम लोग डिप्लॉइड, हाफलॉइड भी बोलते, डिप्लॉइड से हाफलॉइड हो जाता है, ठीक है। डिप्लॉइड मतलब 2 पेयर्स थे, 2n है ना, n का मतलब होता है 23, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा था, डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही हो रहा था, यहां डिप्लॉइड का हाफलॉइड हो गया, है ना। एंड में देखो, यहां पर 2n था, एंड में क्या हो गया, हाफलॉइड हो गया, nn बच गया, n बच गया, 4 ठो बचा लेकिन nn बचा, है ना। यहां डिप्लॉइड हो जाता, डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही होता है, यहां डिप्लॉइड का हाफलॉइड हो जाता। तो याद रखना, मैं जो हूं, मी जो है मियोसिस अगर कर रहा हूं, मियोसिस कर रहा हूं, है मियोसिस, माइटोसिस, मियोसिस कर रहा हूं, 2 का 4 कर देगा, है ना। माइट भी पॉसिबल, तो 4 का मतलब कि 1 का 2 कर पाएगा सिर्फ, ठीक है, समझ में आया। चलो, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट सेल, गैमेट्स, स्पर्म एंड एग, ठीक है, गैमेट्स, स्पर्म और एग को हम लोग गैमेट्स बोलते हैं, ठीक है। कॉजेस वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग, यही जो है ऑफस्प्रिंग में वेरिएशंस लेता है। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, जो नेक्स्ट बच्चे हो रहे हैं, या फिर नेक्स्ट जो सेल हो रहा है, सेल के यहां पर बच्चे ही होंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओव्यूम, एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओव्यूम, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको स्पेशली देख लेना, इसी से ही तुम लोगों का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। फीचर्स क्या क्या है, नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, इसमें 2 रहते हैं, इसमें 4 रहते हैं, है ना। क्रोमोसोम नंबर इसमें सेम रहता है एज पेरेंट, इसमें हाफ हो जाता है पेरेंट्स का, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल, ये बॉडी सेल होता है, ये गैमेट सेल बोल लो, जर्म सेल बोल लो, सेक्स सेल बोल लो, सब एक ही है, ठीक है। जर्म सेल, सेक्स सेल, गैमेट सेल जो भी है, सब के सब मेल में होते हैं स्पर्म और फीमेल में होते हैं ओव्यूम, दोनों को हम लोग बोलते हैं गैमेट्स, दोनों को हम लोग बोलते हैं जर्म सेल, दोनों को हम लोग बोलते हैं सेक्स सेल, ठीक है। एक मेल सेक्स सेल, एक फीमेल सेक्स सेल, ठीक है। चलो, पर्पस क्या होता है इसका, ग्रोथ एंड रिपेयर, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, नया नया रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। सिमिलैरिटी क्या होता है, डॉटर सेल्स आइडेंटिकल, डॉटर सेल जेनेटिकली डिफरेंट होता है बेटा, है ना। अंदर में जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो अलग रहता है, बट नॉर्मल तो आइडेंटिकल रहता है ना। अब मेरा 2 हाथ 2 पैर है, तो क्या मेरे बच्चों का हाथ पैर नहीं होगा, कि मेरे माँ बाप का हाथ पैर नहीं होगा, सेम ही होगा, बट जेनेटिकली डिफरेंट होगा, अंदर से थोड़ा डिफरेंट होगा, है ना। अंदर से डिफरेंट होगा, बाल का कलर थोड़ा अलग हो सकता है, फेस थोड़ा अलग होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाथ एक 2 तो मेरा एक हाथ ऐसा होगा, एक हाथ ऐसा, वो नहीं होगा, है ना, वो एक्सेप्शनल केस, वो अलग चीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेल डिवीजन तो देख लिए, अब हम लोग देखेंगे सेल साइकिल, ठीक है। जब डिवाइड होता है सेल तो उसका साइकिल, फेजेस वगैरह क्या क्या होते हैं। मेनली इसमें 4 फेज देखे जाते हैं बेटा, है ना। एक होता है तुम लोगों का G1 फेज, एक होता है S फेज, एक G2 फेज, और एंड में माइटोसिस, सेल डिवाइड हो जाता है, और क्या। चलो देखते हैं हम लोग इंटरफेस, ठीक है। सबसे पहला इंटरफेस, प्रिपरेशन ऑफ फेज, ठीक है। इंटरफेस में जो फेज को प्रिपेयर किया जाता है, सबसे पहला G फेज में क्या होता है, ग्रोथ 1, सेल ग्रो, प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनेल्स आर मेड, सेल ग्रो होता है, प्रोटीन और ऑर्गेनेल्स उसमें बनता है, ठीक है, सबसे पहले G1 फेज में। S फेज में क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेशन होता है। डीएनए रिप्लिकेशन क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। डीएनए रिप्लिकेशन होता है यानी क्रोमोसोम डबल हो जाता है, ठीक है। डीएनए रिप्लिकेशन यानी कि क्रोमोसोम उसमें डबल हो जाएगा। G फेज में क्या होगा, G2 फेज में क्या होगा, फाइनल ग्रोथ होता है। वहां पे सेल चेक्स एवरीथिंग बिफोर डिवीजन, सेल सब कुछ देख लेगा भाई सब ठीक ठाक है तो हाँ चलो अब डिवीजन के लिए हम लोग रेडी हो गए। जब डिवीजन के लिए रेडी हो गए तब एम फेज आया, ठीक है। 3 फेज आया। सबसे पहला में क्या होता है,
सेल ग्रोथ वगैरह होगा, प्रोटीन सब कुछ रेडी कर देगा। दूसरा एस फेज में क्या होगा तुम लोगों का, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, है ना, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा, क्रोमोसोम वगैरह रेडी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जी फेज आएगा, G2 फेज हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से प्रिपरेशन हुआ है कि नहीं होगा अच्छे से चेक कर लेगा, अब बोलेगा ठीक है अब डिवीजन होते हैं, ठीक है, सब कुछ रेडी हो गया, अब डिवाइड होता है, ठीक है। तो एम फेज जो होता है माइटोसिस बोलो या फिर मायोसिस, एक ही बात है, ठीक है। फेज एक्चुअल सेल डिवीजन, ठीक है, ये होता है एक्चुअल सेल डिवीजन। अब इस एक्चुअल सेल डिवीजन में 2 स्टेप इसमें भी इंक्लूड रहता है। पहला होता है माइटोसिस, न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2, न्यूक्लियस जो होगा वो 2 में डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है 2 में, ठीक है। अब उसके बाद साइटोकाइनेन, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स टू फॉर्म 2 डॉटर सेल, ठीक है, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया, अब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, बचा ही क्या, सबके सब डिवाइड हो गए, है ना। फाइनली यहां पर ये एम फेज में सेल डिवाइड हो गया, यहां पर ही ग्रोथ हुआ और डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ सिर्फ, ठीक है। पहला इंटरफेज में ग्रोथ हुआ और डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, पहला इंटरफेज में 3 अलग अलग फेज हो गया, ठीक है। अब फाइनली तुम लोग का एम फेज में वो डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये एम फेज माइटोसिस में, ठीक है, याद रखना इसमें भी 4 अलग अलग सेल है, फेज है। एक होता है प्रोफेज, सबसे पहले आएगा प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। कैसे याद रखोगे इसको, प्रो सबसे पहले कौन आता है, प्रो, फिर मेटा, है ना, मेटा एना टेलो, ऐसे याद रख लो और क्या याद रखो, ठीक है। एंड में, सबसे एंड में, न्यूक्लियस तो पहले डिवाइड हो गया, सबसे एंड में कौन डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, सबसे एंड में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तो याद रखना एंड में आएगा साइटोप्लाज्म, ठीक है, IPMATC ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है। मैं PMATC, I फॉर आई, मैं PM हूं, A फॉर अंकिता, जो भी TC है, दोनों का शादी हो गया और क्या। चलो जैसे याद करना है याद कर लेना, बना लेना इसका एक ट्रिक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है बेटा, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब, डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक्स एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ। डीएनए जो है अपना खुद का आइडेंटिकल कॉपी, अब याद है हम लोग डीएनए न्यूक्लियस के अंदर में बहुत सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता था, है ना, उसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से हम लोगों का डीएनए बनेगा, डीएनए से भी क्रोमोसोम बनता है ना। तो वही डीएनए जो है अपना आइडेंटिकल कॉपी उसके अंदर बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए जो है रेप्लिकेशन जो होता है वो खुद से तो नहीं हो जाएगा ना, इतना इजी थोड़ी है, मन क्या हो जाएगा। अब उसके लिए भी कुछ एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंजाइम एसेंशियल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इन एन एनिमल सेल। कौन कौन से एंजाइम होते हैं देखो, टोपोइजोमेरस, क्या नाम है यार, बहुत डिफरेंट नाम है, ठीक है, यहां पर पढ़ने भी नहीं होता ठीक से, देख लो ज्यादा कुछ नहीं है। ये आएगा, ये बता दूं, ये भी रेलवे वगैरह में आने वाला है नहीं, ये आएगा सिर्फ और सिर्फ एसएससी वगैरह में आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। टोपोइजोमर्स आएगा, प्रिवेंट डीएनए फ्रॉम गेटिंग टैंगल्ड नहीं होने देता, अवॉइड सुपर कॉइलिंग से बचाता है, ठीक है, ये वाला। डीएनए लाइगेस, दिस एंजाइम फैसिलिटेट द जॉइनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स टुगेदर, इसको ज्वाइन करता है ये, ठीक है। एक होता है तुम लोग का डीएनए पॉलीमर्स, ठीक है, ये दिस एंजाइम डबल्स द अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ये डबल करता है, ठीक है। डीएनए प्राइम्स, इट इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, ये इनिशिएट करता है, प्राइम जो है प्राइम्स, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, ये अलग है, ठीक है। हेलिकेस अनवाइंडिंग एंजाइम रहता है, अनवाइंडिंग एंजाइम, ठीक है। अब उसके बाद इसको खाली याद रखना ना, रिवर्स ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए बेस्ड ऑन आरएनए, खाली इतना याद रखना और ज्यादा इसमें कुछ जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये हो गया तुम लोगों का डीएनए रेप्लिकेशन। चलो आगे देखते हैं, खाली ये एंजाइम्स का नाम याद रखना, एक बार खाली एसएससी में आया है और ज्यादा कुछ आया है नहीं इसका, ठीक है। रेलवे वगैरह में कभी नहीं आता ये सब चीज, और ये डिटेल वगैरह भी नहीं पूछता कभी कि कौन क्या करता है, खाली एक बार एसएससी में आया था कि क्या क्या इसमें पूछ लेता है, मतलब कि कौन कौन सा एंजाइम इसमें रहते हैं, ठीक है। और एंजाइम और भी बहुत सारे, इतने ही नहीं है, ठीक है, बट एसएससी में ऑप्शन इतने ही 4-5 ही दिए थे, ठीक है। करीब 8-10 एंजाइम्स रहते हैं,
ठीक है। तो वो तो 12 लेवल में या फिर नीट लेवल में पढ़ोगे तब तुमको पता चलेगा, तो उतना पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब मैं भी इंजीनियर हूँ यार, वो सब इतना किताब पढ़ूंगा, ठीक है। जितना तुम लोगों का रिक्वायरमेंट था उसके डिटेल में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुका हूँ। इतना है कि तुम लोगों का 99% सिलेबस यहाँ से कवर रहेगा, 99% यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइटोस्केलेटन, इसको मैं बताया था सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था, एक है साइटोस्केलेटन, है ना। स्केलेटन मतलब क्या, हड्डी। अब साइटोस्केलेटन मतलब क्या, सेल का हड्डी, खत्म बात, है ना। साइटोस्केलेटन मतलब, स्केलेटन मतलब होता है हड्डी, साइटोस्केलेटन मतलब होता है सेल का हड्डी, ठीक है। अब ये एक टाइप से सेल का हड्डी ही है ना। ये है जो सेल को एक मतलब कि स्ट्रक्चर देता है। स्टार्टिंग में कौन बोल रहा था, प्लाज्मा में मैंने बोला था कि मैं स्ट्रक्चर देता हूं, फिर आया साइटोप्लाज्म, बोला मैं देता हूं स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म था ना, हाँ साइटोप्लाज्म में मैं स्ट्रक्चर देता हूं। अब उसके बाद आया ये साइटोस्केलेटन, ये बोलता है कि ना मुन्ना ना, मैं हूं, मैं पकड़ के रखता हूं सबको, है ना। एक्चुअली में सब मिलजुल के रहते हैं, मेनली यही रहता है, हड्डी ही तो रहता है ना। हम लोग का बॉडी में क्या है, हड्डी ही तो है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि चमड़ा और मांस जो है वो कवर नहीं कर रहा है, वो भी तो कर रहा है ना। चलो, द साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है, एक नेटवर्क है प्रोटीन फाइबर्स का, ठीक है, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में रहता है, ठीक है। इट गिव्स शेप, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द सेल, ये क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है और शेप देता है तुम लोगों का सेल को, ठीक है, समझ में आया। टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटल फाइबर्स कितना टाइप का होता है, ये 3 टाइप का मेनली देखते हैं हम लोग, और भी है, मेनली 3 टाइप का ही देखते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आगे पढ़ना है तो फिर आगे जाओ, इतना काफी है, यहां पर इतना काफी है, बहुत है, ठीक है। पहला माइक्रोट्यूब्यूल्स रहता है, ठीक है, थिक रहता है, हॉलो ट्यूब्यूल्स रहता है, मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। दूसरा हेल्प इन सेल डिवीजन, फॉर्म स्पिंडल फाइबर, ठीक है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है और स्पिंडल फाइबर बनाता है, ठीक है। इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला, ये तुम लोगों का मिलेगा, तुम लोगों को ये एमीबा वगैरह में, ठीक है। सीलिया रहता है तुम लोगों का, इसमें क्या बोलते हैं, पैरामीशिया, ठीक है, वो सीलिया रहता है जिससे चलने में हेल्प करता है। फ्लैजिला रहता है एक तो तुम लोग का पूंछ, ठीक है, अभी जो देखे ना बैक्टीरिया का फ्लैजिला, वो सब में रहता है, ठीक है। अब माइक्रोफिलामेंट्स क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट्स थिन सॉलिड फाइबर्स रहता है, इसी के अंदर में देख लो माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स ये वाला ब्लू कलर का, ठीक है, थिन सॉलिड फाइबर्स रहता है, मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन, ठीक है, एक्टिन नाम का एक प्रोटीन रहता है, उससे बना हुआ होता है, ठीक है। हेल्प इन सेल मूवमेंट, यही है जो सेल का मूवमेंट में हेल्प करता है। मेंटेन सेल शेप, ये सेल का शेप भी मेंटेन करके रखता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या रहता है, मीडियम साइज्ड फाइबर रहता है, मीडियम साइज फाइबर रहता है, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ रहता है, हेल्प एंकर ऑर्गेनेल्स, ठीक है, एंचोर ऑर्गेनेल्स, ठीक है। छोड़ो, देखो एग्जाम में तुम लोग मेनली याद रखना यहीं से ही आएगा, उससे ज्यादा पूछेगा नहीं, ठीक है। एसएससी बहुत ज्यादा हाथ में डीप में चला गया तो यहां से पूछ सकता है, लेकिन चांसेस कम ही है, बट यहां से पूछ सकते हैं, रेलवे भी पूछ सकता है, एसएससी भी पूछ सकता है, रेलवे का चांसेस कम है बट पूछ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फंक्शन ऑफ क्या है, साइटोस्केलेटन, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही चीज है, फिर से रिपीट किया हुआ है, ठीक है। शेप देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मूवमेंट ऑफ सेल में हेल्प करता है, हेल्प्स इन सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, कीप ऑर्गेनाइज इन प्रॉपर पोजीशन, ये वही चीज है, ठीक है। इसको ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, वही हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो अलग अलग में पढ़े, यहाँ एक साथ पढ़े। अगर उन सब के जगह में सिर्फ इसको भी पढ़ लो तो बहुत अच्छा है, काफी है, ठीक है। उन सब के जगह में ज्यादा अगर बर्डन दिख रहा है, उन तीनों को छोड़ के खाली इसको पढ़ लो, काफी है, ठीक है। चलो अब एंड में इतना याद रखो, एंडोसाइटोसिस होता है और एक एक्सोसाइटोसिस होता है, ये दो चीज प्रोसेस याद रखना। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, फूड को एनगल्फ करना, ठीक है, फूड को अंदर लिया, है ना, कौन, एमेबा है, एमेबा ले लिया फूड को अंदर, अब आराम से वो डाइजेस्ट फाइजेस्ट जो करना था कर लिया और बाहर निकाल दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, यही दो प्रोसेस है। तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच सेल टेक्स इन मटीरियल्स, ठीक है, from outside by engulfing them in the vesicles, ठीक है, in a vesicle, ठीक है। एमीबा जो रहता है वो फूड हुआ, वाटर हुआ, जो भी हुआ, उसको अंदर लेता है, ठीक है,
और डाइजेशन वगैरह जो भी करता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस भी दो टाइप का होता है, एक फैगोसाइटोसिस, एक हो पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस कब होता है? जब फूड इंटेक करता है, और पिनोसाइटोसिस कब होता है? जब पानी इंटेक करता है। ठीक है, वाटर। ठीक है, सेल ईटिंग इंटेक ऑफ लार्ज पार्टिकल्स, एग्जांपल बैक्टीरिया। ठीक है, सेल ड्रिंकिंग इंटेक ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, लिक्विड्स अंडर क्या? तो पीलो, फैगो यानी कि तुम लोग का फूड, और क्या? फैगो फूड, पिनो पानी, खत्म। याद रहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां आई थिंक आप लोगों का चैप्टर हो गया खत्म। अब छोटा सा यहां पर प्लांट सेल और एनिमल सेल का क्या तो डिफरेंस दे दिया है, इसको देख लेना, करीब करीब सारा का सारा बता चुका हूं मैं। ठीक है, इसको याद करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे पक्का क्वेश्चन फंसता है ना। हैव ए सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, नो सेल वॉल, ओनली सेल मेम्ब्रेन, ये सब क्वेश्चन शॉर्ट में आता है। जितना भी तुम लोगों का एमसीक्यूज रहेगा, डिफरेंस स्पेशली जितने भी डिफरेंस आएंगे, जितने भी तुम लोगों के डिफरेंस वगैरह रहेंगे ना, 100% डिफरेंस करके जाना। डिफरेंस से 99% रहेगा, तुम लोगों का क्वेश्चन फंसेगा, है ना। शॉर्ट में रहता है, शॉर्टकट में एक साथ निकाल लेगा, याद करने में भी यूज होता है, और आराम से तुम लोगों का एक क्वेश्चन फंस जाता है उसमें से। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। खत्म हो गया चैप्टर, खत्म। अब ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस वगैरह हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्टली यहां पर एसएससी के क्वेश्चंस वगैरह मैं लाया हूं। ठीक है, रेलवे वगैरह का भी इसी से आएगा, डोंट वरी, इसके अंदर से आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन है? कौन था वो प्राणी? वो स्टार्टिंग में जो देखे ना, बकरे जैसा बाल था उसका, है ना, खिलखिला के हंस रहा था, जिसका नाम था एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, जो कि पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया था पॉन्ड वाटर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है तुम लोगों का, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया सेल? देखो इसका एक्यूरेट आंसर कोई नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग सेल्स होते हैं, अलग अलग, मतलब ये अलग अलग बैक्टीरिया, उसका साइज अलग अलग रहता है ना, एक्यूरेट सबका फिक्स तो रहता नहीं है। बट इसको हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले 0 से 3 पॉसिबल ही नहीं है। 0 किसी का हो सकता है क्या? 0 से 3 मतलब क्या? 0 भी तो आएगा ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है, दूसरा हम लोग देख रहे थे, जब यूकैरियोटिक सेल देख रहे थे हम लोग, वो था यूनिसेलुलर, और तुम लोगों का प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल देख रहे थे। प्रोकैरियोटिक सेल का था तुम लोगों का 1 से लेके 10 तक माइक्रोमीटर, और यूकैरियोटिक सेल का था 1 से लेके 100 तक, है ना, 1 से लेके 100 तक था। 1 से था या 10 से था? आई थिंक 10 से था, देख लेना फिर से एक बार। ठीक है, तो अब यूकैरियोटिक सेल जो यूनिसेलुलर होते हैं, अब प्रोकैरियोटिक सेल जो है 40 तक। यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर छोटा ही रहेगा ना, तो 40 तक जाएगा नहीं, 30-50 तो होगा ही नहीं, ये हो जाएगा तुम लोगों का, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट आर द थिन फिलामेंट्स एक्सटेंशंस दैट द मोटाइल बैक्टीरियल सेल have from their cell wall celled called? थिन बैक्टीरियल मतलब कि तुम लोग का क्या बोला है? फिलामेंट्स एक्सटेंशंस दैट द मोटाइल मतलब कि चलने फिरने में जो काम आता है, वो है तुम लोगों का फ्लैजिला। ठीक है, बैक्टीरिया का जो पूंछ निकला हुआ था ना, वही। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल दैट इज नॉट देयर इन एन एनिमल सेल। कौन सा है इसमें जो प्लांट सेल में है बट एनिमल सेल में नहीं है? प्लास्टेट्स, है ना, ग्रीन प्लास्टेट रहता था। तुम लोग क्या क्या था? 3 प्लास्टेट था ना, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, 3। चलो ये क्या हो गया? खाली जगह। What is the 4th step in mitosis where non-kinetochore spindle fiber length and an elongated cell? कुछ नहीं, 4th step देख रहे हो ना। पहला स्टेप क्या था तुम लोगों का? क्या था यार? इन जो भी था, इनका था इंटरफेस था। पहला स्टेप था इंटरफेस, दूसरा था तुम लोगों का प्रोफेस, तीसरा क्या था? मेटाफेस, चौथा था तुम लोगों का एनाफेस, है ना, प्रोफेस, चौथा तुम लोगों का एनाफेस, फिर 5वां था तुम लोगों का टेलोफेस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एनाफेस। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से
In the context of movement of cell, exocytosis is the process by which exocytosis अभी पढ़े थे हम लोग, है ना, क्या है? सेल डेथ नहीं, a cell take in the fluids नहीं, cells move waste, हाँ ये मूव था, cell moves waste material from within the cell into the external extracellular fluid, ठीक है, एब्जॉर्ब भी होगा नहीं, मूव करेगा आउट ना, एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस अंदर करना, एक्सोसाइटोसिस बाहर करना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ सेल शेप, सेल शेप, टाइप एंड देयर एग्जांपल। इरेगुलर अमीबा, हाँ इरेगुलर रहता है भाई। ओवल, क्लेमोडोमोनस, ठीक है, ये ओवल साइज का रहता है क्लेमोडोमोनस, लेकिन तुम लोगों का नहीं दिया हुआ है तुम लोगों का इसमें, ठीक है, कोई नहीं। एलोंगेटेड मसल सेल, हम लोग स्टार्टिंग में दिखाया था, मैं तुम लोग डिफरेंट सेल्स जो दिखाया था, मसल्स थे, एलोंगेटेड थे। ऑब्लोंग नर्व सेल, नर्व सेल जो है थोड़ा लंबा रहता था, दिखाया था मैं, ठीक है, ये तुम लोगों का आंसर हो जाएगा ना, ये तो सेम है, ये आंसर हो जाएगा, ऑब्लोंग नहीं होगा, है ना, इनकरेक्ट पूछा है, ऑब्लोंग होता नहीं है, नर्व सेल क्या हो, लंबा होता है, दिखाया था हम लोग, लॉन्गेस्ट सेल था वो, है ना। चलो, व्हाट इज सेल, द पावर हाउस ऑफ द सेल, व्हाट इज कॉल्ड, अच्छा व्हाट इज कॉल्ड द पावर ऑफ सेल, पावर हाउस किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते थे पावर हाउस, तो सेल यहीं पे एनर्जी क्रिएट होता था इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना। अ प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, प्लांट सेल वॉल किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना हुआ है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया था, एक जो सिग्निफिकेंस में बोला था याद रखना, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो था एपोप्टोसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व था, ठीक है। चलो, वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस वायरसेस इज दैट दे डू नॉट शो एनी साइंस ऑफ लाइफ अनलेस दे एंटर अ लिविंग होस्ट एंड स्टार्ट मल्टीप्लाइंग यूजिंग द होस्ट सेल। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस, देखो इसका अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी, ठीक है, बट इसका एक्चुअली रीजन होता है दे लेक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर ऑर्गेनेल्स, ठीक है, उनके पास बहुत सारे ऑर्गेनेल्स ऐसे नहीं होते, ठीक है, इसलिए वो खाली नहीं जी सकते, ठीक है, वो अकेले जी नहीं सकते, ठीक है, उनको एक होस्ट चाहिए। क्यों? उनके पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या रेस्पिरेशन प्रोसेस करेगा, बस सेल के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें एनर्जी बनाता है, अब उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो बेचारा कैसे जिएगा, तो उसके लिए उसको होस्ट चाहिए, होस्ट से वो कुछ ना कुछ लेता है देता है जो भी करता है, ठीक है, तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए वो बाहर अकेला खुला नहीं जी सकता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑर्गेनेल कंटेन्स एंजाइम्स फॉर डाइजेशन सेलुलर वेस्ट एंड फॉरेन मटेरियल, ठीक है, सेलुलर वेस्ट एंड फॉरेन, क्या था तुम लोगों का, लाइसोसोम, है ना, जिसको हम लोग सुसाइडल बैग भी बोलते थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्गी apparatus, प्राइमरी फंक्शन क्या था गोल्गी apparatus का, पैकिंग, है ना, पैकिंग और डिस्पैच, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ सेलुलर प्रोडक्ट्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन प्लांट सेल विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सा ऑर्गेनेल है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट था जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है, फिर से गायब हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ सेल लेक्स अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, लेक जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं रहता, है ना, वो है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के पास बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस वगैरह भी नहीं रहता, है ना, फिर भी वो आराम से मस्त मजे में रहता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ सेल लेक्स अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है। चलो आगे बढ़ गया। विच सेल ऑर्गेनेल इज द एनर्जी फैक्ट्री ऑफ सेल्स, नाम से पता चल जा रहा है भाई, इसका तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंड इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट हब फॉर इंटरसेलुलर इंटरेक्शन विथ अदर ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया ही है एनर्जी फैक्ट्री, है ना, एनर्जी बनाता है। Which of the following is a function of the cytoskeleton, cytoskeleton है ना, क्या इसका फंक्शन था, सपोर्ट कर रहा था ना, सेल को सपोर्ट एंड शेप दे रहा था, साइटोस्केलेटन हड्डी, सेल का हड्डी, है ना, फिर से गायब।
In which year did Rudolf Virchow develop his idea by publishing his famous omnicellular e-cellular, which become a part of the function of cell theory? वो था 1855 में. देख लेना स्टार्टिंग का तुम लोगों का ये क्या बोलते हैं, डेट वगैरह याद कर लेना, आता है. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. Besides the cell organelles, there are various type of non-living components within a cell which are known as, क्या बोलते थे उसको, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन. बिसाइड द सेल ऑर्गेनेल्स देयर आर वेरियस टाइप ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. ठीक है, बहुत सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विच ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इज टू प्रोड्यूस एंड असेंबल द राइबोसोम ऑफ द सेल. कौन है जो राइबोसोम बनाता है और असेंबल करता है? वो है तुम लोग का न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर में रहता है. राइबोसोम बनाता है ना, जाके फिर वो क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जाके चिपक जाता है, और वही राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री, जो कि प्रोटीन बनाता है ना. Which part of the cell is responsible for generating the primary energy molecules ATP in eukaryotic cell? नाम से पता माइटो बार बार रिपीट हो रहा है बेटा. देखो मैं बोला था ना, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना. Eukaryotic organisms can have very complex function to sustain themselves at the cellular level. This involves several different type of chemical functions like energy production, metabolism, etc. What are the membrane bound structure called which are present within the cell to keep each of the functionalities separate? ठीक है, कौन से मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर में कौन सा रहते हैं, कौन कौन से रहते हैं जो कि सारा का सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं? एकदम सिंपल सी बात है, क्या होंगे? ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स सारा का सारा अलग अलग टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, वही चीज है. ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं, सब कुछ करते हैं. चलो, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एटीपी, द सेल्स एनर्जी करेंसी? फिर से माइटोकॉन्ड्रिया. कितनी बार बताऊं मैं, माइटोकॉन्ड्रिया. द वाई शेप प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सेल्स टू डिफेंड आउट बॉडी अगेंस्ट हार्मोन, क्या है, हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर नोन एज. अच्छा देखो, इम्यून, देखो क्या बोला है, इम्यून सेल टू डिफेंड आउट बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया. सिंपल सी बात है. देखो इसके बारे में हम लोग पढ़े नहीं है अभी तक, ठीक है, बट इसका आंसर ये इम्यूनोग्लोबुलिन होगा. क्यों? नाम से पता चल रहा है इम्यून सिस्टम. हम लोग का इम्यून सिस्टम क्या होता है, पढ़े ना, कि क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग चीज खाते हैं ना, जैसे कि एप्पल वगैरह खाते हैं इम्यून बढ़ाने के लिए. क्यों? रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए. रोग प्रतिरोधक शक्ति कहां से? वही इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, वही चीज है. ठीक है, बट नहीं आएगा, डोंट वरी, ये हम लोग पढ़े नहीं, आगे पढ़ेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? बच्चा जानता है, सेल है ना, सबसे पहला पार्ट है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का. Which organelle contain enzymes that helps break down fatty acids and detoxify certain compounds in the cell? Fatty acid याद है, बताया था मैं, क्या था, पेरोक्सिसोम. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. What is the difference between somatic cell and a reproductive cell? Reproductive cell और somatic cell दो अलग टाइप के सेल्स होते हैं. क्या डिफरेंस था? सोमैटिक सेल्स अंडरगो माइटोसिस cell division while reproductive cell undergo meiotic. अरे सेल डिवीजन, ये एक्चुअली रॉन्ग हो गया थोड़ा. सोमैटिक सेल तो माइटोटिक होता था, ठीक है, ये मायोसिस होना चाहिए. सोमैटिक सेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, बट नहीं, ये नहीं होगा. सोमैटिक सेल्स डू नॉट कंटेन एनी chromosome while reproductive cells have their own chromosome. The somatic cells are neither diploid nor, ये होगा तुम लोगों का. इसको काट के यहाँ पर ही सोमैटिक, इसको मायोसिस कर देना. 2 का 4 करता था ना, मियोसिस कर देना इसको. चलो
Who do the muscle cells helps movement? How do the muscle cells help movement? ये तुम लोगों का टिश्यू चैप्टर में आएगा, बट फिर भी बता दे रहा हूं. The contraction and relaxation of these cells results in the movement. Contraction मतलब कि मसल सेल्स जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलीज करता है, उसके थ्रू हम लोग का मूवमेंट होता है. मसल्स का बोलो, बॉडी का बोलो, हमारा बोलो, सबका मूवमेंट. ठीक है. Which of the following enzymes are essential for DNA replication in an एनिमल सेल? देखो मैं बताया था ना, कुछ नहीं है, खाली एक तो ये डीएनए लिंक, डीएनए पॉलीमर, ये वाला, खाली एक तो ये वाला आया और कुछ नहीं आया. ठीक है. और इसके बाद कभी ये क्वेश्चन पूछा नहीं ना, तुम लोगों का कभी एसएससी में पूछा है ना, कोई रेलवे में पूछा, कहीं नहीं पूछा ये वाला. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. Who of the following causes enlargement and extension growth of cell? कौन है एनलार्जमेंट और एक्सटेंशन करता है? टर्जर प्रेशर. ये वाला बताया था कि नहीं बताया था मैं? टर्जर प्रेशर की वजह से होता है, नहीं बताया होगा, है नोट्स में है, इतना मेरे को पता है, नोट्स में बनाया हूँ. ठीक है. पीपीटी में है. चलो अब बताया, शायद मैं भी कहीं छूट गया हो तो भूल गया हो तो अलग बात है, लेकिन शायद बताया होगा. द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ. बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना हुआ था? पेप्टिडोग्लाइकैन, है ना. और एक तो था तुम लोगों का फंजाई. फंजाई किससे बना था? साइटिन, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. In the context of cell division, which chromosomal behavior takes place at the leptotene stage? देखो ये इसके बारे में ठीक से नहीं है, थोड़ा सा अलग टाइप से है, लेकिन इतना पता है सेल डिवीजन के टाइम में क्रोमोसोम्स बिगिन टू कंडेंस होने लगता है. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. Which cell organelle is defined as the small round organelle that undergo oxidation reaction to प्रोड्यूस हाइड्रोजन पेरोक्साइड? ये वाला था उन लोगों का पेरोक्सिज्म्स. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. Which of the following is an example of प्रोकैरियोटिक सेल? इसमें से कौन सा है प्रोकैरियोटिक सेल? बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था हम लोग. बैक्टीरिया ही तो है प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है. चलो. Which of the following pair is incorrect match? कौन सा इसमें से इनकरेक्ट मैच है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ठीक है, न्यूक्लियस लिपिड मेटाबॉलिज्म और लाइसोसोम. ये नहीं होगा बेटा, क्वेश्चन आंसर ये वाला हो जाएगा. लिपिड मेटाबॉलिज्म तो नहीं करता ये, है ना. लाइसोसोम सोशल बोलते हैं इसको हम लोग. चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग. Which of the following researcher observed densely stained reticular structure surrounded the nucleus in the figure? hints होगा ये वाला. hints yes, hints फिगर. सिंपल सी बात है, कैमिली गोल्गी था, वही था जो बताया था कि ये गोल्गी apparatus है. ठीक है. कैमिलियो गोल्गी. Which structural layer in some cell types is composed mainly of carbohydrates like cellulose, hemicellulose and lignin in the ratio 4:3:3 and some fatty substances like wax? देखो उतना कुछ जानने का जरूरत है नहीं, सिंपल सी बात, सेलुलोज से बना हुआ है ना सेल वालों का. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. The primary function of which channel protein is to transport water across the cell membrane in response to the osmotic gradient created by active solute transport? ये तुम लोग को पढ़ाया हुआ नहीं है, बट इसका जो आंसर है पानी का ट्रांसफर करने के लिए एक्वापोरिन्स होता है. ठीक है. एक्वापोरिन्स होता है. लास्ट, इन गोल्गी apparatus द मैच्योरिंग फेज इज. मैच्योरिंग फेज दो टाइप का फेज था उसमें, एक कॉनकेव था एक कॉन्वेक्स था. जो हम लोग कॉनकेव जो था मैच्योरिंग फेज था. ठीक है. चलो यहां तक कंप्लीट, जहां तक क्या ट्राई किया हूं पूरा अच्छे समझाने का. कंप्लीट नोट्स इसके बाहर नहीं आएगा, इतना याद रखना. नोट्स जितना है उससे बाहर नहीं आएगा. मैं कोशिश किया आपको अच्छे समझाने का जितना हो सका मेरे से. ठीक है. अब आपको समझ में नहीं आया आप समझो. ठीक है. क्वेश्चंस वगैरह भी कंप्लीट करके 40 करवा दिया हूँ. सारा क्वेश्चंस करना नहीं भी होता, ठीक है, बाद में करें, करना. ठीक है. एट द एंड ये पहला वीडियो है, ऐसे सारा का सारा पूरा का पूरा सिलेबस में कंप्लीट करवाऊंगा. ठीक है. चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. धन्यवाद.